हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का, आपके नीट का हमसफर जगजोत सर आप सभी का स्वागत करता हूं यकीन 5.0 में नया चैप्टर लेके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि आज है लेक्चर नंबर 1। सो नया चैप्टर, नई शुरुआत। हर बार की तरह मैं आप लोगों के सामने यहाँ हाजिर हूं और आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से इसके टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि नीट के लिए, यानी कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देने जाने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। बहुत ही जरूरी चीज है भैया। हम ये जो अब स्टार्ट करने वाले हैं ये थर्मल प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर जिसमें हमें डिफरेंट चीजें मिलेंगी जो केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। जैसे कि इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हीट किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, हीट का मतलब क्या है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी यूनिट में आगे जाके हम थर्मोडायनेमिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पे भी हम हीट का मेजरमेंट देखेंगे कि किस तरीके से हीट का मेजरमेंट लिया जा सकता है, कैसे हम हीट का ट्रांसफर देख सकते हैं, किस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट जाती है, टाइप ऑफ प्रोसेसेस। यानी कि अब ये सर्दियों में आ गया है गर्मियों वाला चैप्टर, यानी कि इस ठंड में हम पढ़ने वाले हैं थर्मल मोशंस के बारे में, थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में, मटेरियल की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक भी है और एक इजी यूनिट भी है और काफी स्कोरिंग यूनिट भी है। ठीक है, आप सोच रहे होगे सर हर यूनिट को इतना स्कोरिंग तो कह ही देते हैं, तो सब यूनिट्स क्या इतनी इजी हैं। बिल्कुल बेटा, सारी यूनिट्स इजी आपको बनानी पड़ती हैं। कई बार चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो हमें अपने माइंड में कभी भी एक चीज़ ये नहीं लानी कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल है। हमें हमेशा यही फील करके चलना आसान है, सब चलेगा सर, एकदम चिलैक्स होके पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। और यही हम लोगों को करना है, अपना टेम्परामेंट एकदम शांत रखो। ठीक है ना, अपना टेम्परामेंट एकदम शांत रखो। आपने फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, दुनिया की जो स्टेबल चीज़ें होती हैं वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे होती है। वो ज़्यादा एनर्जेटिक होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत एक्साइटेड रहें और चीज़ों को इधर उधर गलत कर दें, नहीं। थोड़ा सा कामनेस रखो। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो अपने अंदर वो कामनेस आपको नज़र आनी चाहिए, वो ठहराव आपके जीवन में भी होना चाहिए, वो ठहराव आपके सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। ठीक है, यस, एक्साइटेड होना अच्छा है, उससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप लोग हवा में ही उड़ जाए। ठीक है ना। हवा में उड़ने से कोई चीज़, मुझे एक बात याद आती है, आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं ज़रूर। जैसे कि कुछ टाइम से जैसे बच्चे कहते हैं कि सर अब बीच बीच में ना होता क्या है, हम लोग इतने लेक्चर्स लेते हैं, इतने क्वेश्चंस करते हैं, तो कई बार तो हमें मंजिल साफ नजर आती है कि देखो हमारा सिलेक्शन है, हम लोग आके खड़े हैं, ये हॉस्पिटल, ये वाइट कोट, ये सब चीज़ें, हमें यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में एग्जाम नहीं मिलने वाला है, मतलब यहाँ एडमिशन मिलने वाला है, ये मेडिकल कॉलेजेस में मेरा जो सपना है वो पूरा होने वाला है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। बट बीच बीच में ना ये सपना थोड़ा सा धुंधला सा भी हो जाता है, जब कुछ ऐसा चैप्टर आता है जहाँ हमसे चीज़ें नहीं होती या एक दो टेस्ट हमारे क्लियर नहीं होते, तो हमें दिखना बंद हो जाता है। हमें लगता है यार मैं कहाँ के सपने देख रहा हूँ, ये मेडिकल एग्जामिनेशन, इस मेडिकल हॉल के, मैं सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा, बट क्या ये मंजिल मुझे मिल पाएगी नहीं पाएगी, हो जाता है ना, कभी कभी धुंधला हो जाता है ना। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, कॉन्फिडेंस रखना सीखो। मैं शुरू से लेके अभी तक यही कहता आ रहा हूँ, विश्वास रखो। ठीक है ना। जो एक परिंदे होते हैं ना, आप एक याद रखना, जब आप आसमान में देखते हैं बहुत हजारों लाखों परिंदे उड़ रहे होते हैं, पर हर परिंदा क्या सबसे हर परिंदा की जो ऊंचाई होती है क्या वो सेम होती है? नहीं होती ना। हर परिंदा अलग अलग हाइट पे उड़ता है ना, अलग अलग ऊंचाई हासिल करता है। कुछ परिंदे नीचे भी उड़ते हैं, कुछ परिंदे ऊपर भी उड़ते हैं। ठीक है ना। तो आपने एक चीज देखी होगी, सबसे ऊपर उड़ने वाले परिंदे जैसे कि चील हो गया है ना, ईगल जिसको आप कहते हो, काफी ऊंचा उड़ता है। तो क्या फर्क है उसमें और बाकी परिंदों में? क्योंकि उसको अपने पंखों पे भरोसा है। ठीक है। ऊंचाई हासिल करने के लिए सिर्फ पंखों का बड़ा होना जरूरी नहीं है। आप ये मत सोचना कि उसके पंख बड़े हैं इसलिए वो ऊंचाई ले लेता है, नहीं। उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास है। वो जानता है, जिस परिंदे की आप बात कर रहे हो ना, उसको अपने पंखों पे विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसको पता है मैं गिरूंगा नहीं। वो बहुत ऊंचा उड़ रहा है। ठीक है, अगर वहां से कोई चीज गिरेगी तो बचेगी नहीं, पर उसको अपने पे विश्वास है। वो जानता है, वो अपने पे आत्मविश्वास रखता है, अपने परिंदों पे, अपनी उड़ान पे उसको विश्वास है। ऐसा ही विश्वास आपको अपने जीवन में भी कायम रखना है। जब आपको अपने आप पे आत्मविश्वास रहेगा ना, अपने ऊपर पूरा विश्वास रख के चलोगे ना, तो आप भी उतनी ऊंचाइयां हासिल करोगे। तो ऊंचाई हासिल करने के लिए इसलिए मैं कहता हूँ, पंखों का होना जरूरी नहीं है, आपके आत्मविश्वास की उड़ान भरो। ठीक है ना। अपने आत्मविश्वास से आप ऊंचा बनोगे। यही मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कहता आ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं हारना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप कर रहे हो आपको मान के चलना है, वो बिल्कुल सही है। हमें टेस्ट देने हैं,
टेस्ट से वो चीज़ें निखर के आएंगी, जो समझ आएंगी, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई, आपके डाउट्स आएंगे, आप और संवरोगे और निखरोगे। गलती करने से मत डरो, ठीक है ना। कोशिश करो गलती कम हो, बट जब गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको सुधारो। यही जीवन का पूरा जो मूल रूप है ना, ये जो आप लोग कर रहे हो, यही से आप लोग सुधर के जाओगे और बिखर के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो शुरू करता हूँ आज ठंड के इस दिन में एक थर्मल प्रॉपर्टीज, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, शायद थोड़ी गर्मी मुझे भी मिल जाए, ठीक है। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेम्परेचर उसके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम उस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो टेम्परेचर के मेजरमेंट में काम आता है। तो इस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक डिवाइस है जो टेम्परेचर का मेजरमेंट लेने के काम आता है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ थर्मल एक्सपेंशन पे। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है चीज़ें एक्सपेंड होना स्टार्ट होती हैं, उनमें फैलावट आ जाती है, उनकी डेंसिटी में फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन में। तो ये चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले हीट से। हीट क्या है? ये जो शब्द होता है ना हीट, ये क्या है? हीट वर्ड हम लोग एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहे हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही एक मेजरमेंट है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। अगर हम हीट की बात करते हैं, ये एनर्जी की ही एक फॉर्म है। तो अगर हम हीट से डिस्कशन करें तो हीट का मतलब ये है कि क्या किसी के पास हीट होती है, क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर हीट लेके चलता है। ऐसा हम नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते हीट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी, ऐसी शब्द हम यूज नहीं करते कि ऑब्जेक्ट के अंदर हीट है। नहीं, हीट सिर्फ तभी ट्रांसफर होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ कोल्डनेस और हॉटनेस का डिफरेंस हो, यानी कि हीट इज अ मेजरमेंट। यानी कि हीट क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, वो मेजरमेंट है, कितना हॉटनेस है, कितना कोल्डनेस है। हीट बेसिकली एक फ्लो है, आप ऐसे कह सकते हो हीट एक फ्लो है। जब कोई गर्म ऑब्जेक्ट किसी ठंडे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो वहां से एनर्जी का फ्लो होता है। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, बट ये तभी ट्रांसफर हो सकती है जब कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि जब एक ठंडा ऑब्जेक्ट हो, एक गर्म ऑब्जेक्ट हो, तभी ये ट्रांसफर होता है। और कोई चीज ठंडी है या गर्म है उसको मेजर करने के लिए हमने एक टर्म बनाई है, दैट इज टेम्परेचर, है ना। यानी कि यहाँ पे भी अगर आप डेफिनेशन की बात करें, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। सो अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे भी यही समझाने की कोशिश की गई है, हीट सिर्फ तभी निखर के आती है, तभी आपके सामने आती है। वैसे ऐसा ऐसा नहीं है कि वो कहीं छुपी हुई है, कहीं रखी हुई है, नहीं, ये सिर्फ तभी सामने निकल के आती है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है या फिर उसके साथ उसको रखा जाता है, एक ठंडे ऑब्जेक्ट को और एक गर्म ऑब्जेक्ट को। और ठंडा गर्म समझाने के लिए जो हम चीज पढ़ते हैं दैट इज टेम्परेचर। तो यानी कि अगर हमसे कोई पूछे टेम्परेचर क्या है, जैसे अगर यहाँ हीट की बात करें तो आप पूछोगे सर टेम्परेचर क्या है, जैसे हमने यहाँ हीट को समझा है वैसे हमसे कोई पूछ सकता है कि सर टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर क्या है हमें समझाने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई है, एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है जिसको हम मेजर करते हैं, जो हमें ये समझाता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। तो टेम्परेचर के थ्रू हम समझते हैं कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो कितना गर्म है, कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है तो कितना ठंडा है। ऑब्वियसली ये रिलेटिव चीज है, रिलेटिव चीज यानी कि हम इसको कंपेयर करते हैं। हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर जस्ट कंपैरेटिव थिंग, है ना। अगर मैं आपके क्लास में बोलूँ ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये बच्चा तो अच्छा नहीं है, तो मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कि दो बच्चों को कंपेयर कर रहा हूँ। इस बच्चे के मार्क्स सबसे अच्छे आए तो मैं सबसे कंपेयर कर रहा हूँ आपकी क्लास में सबसे अच्छे आए, ऐसा ही तो है ना, ठीक है ना। इस बच्चे के मार्क्स कम है तो किससे कम है मैं बताऊंगा ना। वैसे ही टेम्परेचर भी आपको कंपैरिजन देता है, वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि कोई चीज अगर गर्म है तो कितनी गर्म, कितनी हॉट, कोई कोल्ड है तो कितनी कोल्ड। तो टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस इससे मिलता है। इससे हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी चीज गर्म है या ठंडी है। तो ये हम लोगों को क्या देता है, मेजरमेंट, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, की कोई चीज कितनी हॉट है, ठीक है ना, या फिर कोई चीज कितनी ठंडी है। तो इसके थ्रू हम जानते हैं। और हीट इसी से रिलेटेड है, अगर कोई चीज हॉट है तो उससे कोल्ड चीज पे जाएगी, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा कहां से होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो करती है, कहां से करती है, फ्रॉम हाई टू लो, है ना, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे हीट फ्लो करेगी और किसी का लो है तो उस तक वो फ्लो करेगी,
ठीक है। सो यहां से एक सिंपल सा डेफिनेशन आ जाती है, टेम्परेचर किसका मेजरमेंट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया टेम्परेचर किसका मेजरमेंट है, थर्मल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, हीट पोजेसेस बाय बॉडी का, या हॉटनेस और कोल्डनेस। क्या बताता है टेम्परेचर कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट छुपी है, उसके अंदर कितनी थर्मल एनर्जी छुपी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी छुपी है, या फिर वो ये बताता है कि कोई चीज कितनी हॉट है या कोल्ड है। डेफिनेटली इसका आंसर होगा दिस इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर सिर्फ इतना बता सकते हैं। कभी भी आप ये नहीं कह सकते किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी हीट छुपी है। हीट छुपी का कुछ मतलब नहीं होता। हो सकता है एक ठंडी दिखने वाली चीज भी हीट रिलीज करे, है ना। तो अगर मैं दो ठंडे ऑब्जेक्ट्स ले लूं, जिसको आपको ठंडा हाथ में आपने रखा, आपने कहा सर ये भी ठंडा है ये भी ठंडा है, बट इनमें से जो ज्यादा ठंडा होगा वो हीट गेन कर लेगा कम ठंडे ऑब्जेक्ट से। यानी कि ऐसा नहीं है कि गर्म ऑब्जेक्ट से ही हीट निकलती है, यानी कि गर्मी और ठंड जो हम बात कर रहे हैं वो कंपैरेटिव टर्म है। हॉट और कोल्ड एक कंपैरेटिव टर्म है ना। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक ऑब्जेक्ट लिया जो -7 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस वाला कंपैरेटिवली कम कोल्ड होगा -7 डिग्री सेल्सियस से। तो -7 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा कोल्ड होगा, तो वहां हीट 0 से -7 की तरफ जा सकती है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो आपको बहुत कूल लग रहा है, वहां से भी हीट फ्लो हो सकती है। तो हीट कहीं से भी जा सकती है, बस वो कंपैरेटिव टर्म है, ठीक है ना। वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो जाएगी। अब थर्मामीटर एक हमारे पास डिवाइस है। ये डिवाइस क्या होता है, ये क्या काम करता है, हर चीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। फिजिसिस्ट का काम यही है कि कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर कर लेना चाहिए, राइट, है ना। सो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी ये चीज पढ़ा था, यूनिट डायमेंशन में भी पढ़ा था। देयर इज अ टर्म कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जिस चीज का मेजरमेंट लिया जा सकता है, जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी चीज का जब आप मेजरमेंट ले सकते हो तो आप उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हो। और फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया, जिस डिवाइस को हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर का सिर्फ इतना मतलब है, थर्म का मतलब है यहाँ पे हीट का मेजरमेंट करना, मीटर का मतलब एक डिवाइस जो मेजर कर रहा है। थर्मोमीटर में हम मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कर रहे हैं, कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। सो ये जो डिवाइस है ये कैसे काम करता है, हमें पता है कि कई चीजें हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हीट के साथ बदल जाती हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए थर्मोमीटर्स डिजाइन किए जाते हैं। जो सबसे कॉमनली यूज थर्मोमीटर्स हैं जो हम लोग जानते हैं, वो होते हैं हमारे जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, है ना। जिसमें भी हम लोग अभी ये वाला थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट डिजिटल, ये एनालॉग थर्मोमीटर है जो पहले आते थे। इसको मर्क्यूरी इन ग्लास या अल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर कहते हैं। जनरली मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें इसी से रिलेटेड सवाल एग्जाम में आएंगे और एनसीईआरटी में भी इसी के बारे में दिया हुआ है। थर्मोमीटर्स अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हम मर्करी को ग्लास के अंदर डाल के एक थर्मोमीटर बना रहे हैं, क्योंकि मर्करी का एक्सपेंशन होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है मर्करी की वॉल्यूम बढ़ती है, उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए थर्मोमीटर बनाया गया है। हालांकि थर्मोमीटर अलग अलग तरीके के बनाए जा सकते हैं। हमें पता है और भी प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर के साथ बदलती हैं, हीट के साथ बदलती हैं। जैसे कि किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बदल सकता है, ठीक है ना, हीट करने से उसके रेजिस्टेंस में फर्क आ सकता है, तो हम वहां से भी थर्मोमीटर बना सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, पहले मैं इस पे डिस्कशन करता हूँ, ज्यादा आगे की बात नहीं, पहले इसको अच्छे से डिस्कस करता हूँ ताकि हमें ये थर्मोमीटर अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी जो हमारी चर्चा का विषय है वो है थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। और उसमें भी सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर, यानी कि यहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, है ना। हम लिक्विड इन ग्लास भी बोलते हैं इसको, मर्क्यूरी ले लेते हैं एज अ लिक्विड, अल्कोहल भी ले सकते हैं बट जनरली मर्क्यूरी को लिया जाता है। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है मर्क्यूरी की जिसकी वजह से इसको प्रेफरेंस दिया, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो द थर्मोमीटर इज द मर्क्यूरी इन ग्लास और मर्क्यूरी थर्मोमीटर। इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोमीटर दैट वाज इन्वेंटेड बाय फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1714। तो 1714 में एम्स्टर्डम में इन्होंने इसको सबसे पहले बनाया था। जो आप देख सकते हो, आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में भी ये देखा होगा, है ना। ये एनालॉग थर्मोमीटर है, एक डिजिटल आने लग गया, उसकी बात नहीं कर रहे, जिसमें डिजिट्स लिखी हुई आ जाती हैं। हम वो इलेक्ट्रॉनिक वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं जिसमें एक आपको ग्लास की ट्यूब नजर आती है और यहाँ पे एक बल्ब नजर आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बल्ब नजर आता है जिसके अंदर हम लोगों ने मर्क्यूरी को फिल करा हुआ है, और यहाँ से कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है ना। ये परफेक्ट कंडक्टर होता है ऑफ हीट, है ना। दिस इज अ कंडक्टिंग मटेरियल यानी कंडक्टर ऑफ
हीट। तो यहाँ पे जनरली इसको सिल्वर वगैरह का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी रखते हैं ग्लास ट्यूब में, ये मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। जब हम इसको टच करते हैं बॉडी पे तो ये थर्मामीटर में मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और हम यहाँ से इसके एक्सपेंशन को नोटिस करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चर्चा करते हैं ये कैसे काम करता है ना, कैसे ये काम करता है, मर्क्यूरी को ही क्यों लिया, ये सारी बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पहली बात डिस्कस कर लेते हैं, व्हाई मर्क्यूरी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके प्रिंसिपल पे, पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। चलो फिर मर्क्यूरी की भी बात कर लेते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना, किस पे काम कर रहा है। तो आप याद रखना, ऑन अप्लाइंग, ऑन हीटिंग, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, ऑन हीटिंग लिक्विड्स एक्सपेंड्स, है ना। ये किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, लिक्विड्स एक्सपेंड्स। तो लिक्विड क्या होते हैं, वो एक्सपेंड कर जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको हीट करेंगे तो लिक्विड्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने इसका एरिया फिक्स किया है तो यहाँ पे उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो हियर वी गेट लीनियर एक्सपेंशन। हमें यहाँ किस तरीके का एक्सपेंशन मिल रहा है, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है हीट करने से इसकी लेंथ बढ़ रही है ना। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर, जैसी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी, लेंथ ऑफ Hg इन थर्मोमीटर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखिए, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। और वो क्या दे रहा है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत क्लियर है कि जब हम हीट कर रहे हैं, हम इस ग्लास बल्ब को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं, किसी और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो मर्क्यूरी वहाँ एक्सपेंड कर रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि इसका कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया नहीं बदल रहा है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे धीरे 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 मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ लेवल इसका क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आपसे पूछा जा सकता है क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है एक मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मामीटर का, ठीक है ना। किस प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग ओवर हियर, हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए एक थर्मामीटर में। कौन से थर्मामीटर में, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मामीटर में। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमसे डिस्कस की जा सकती है, वर्किंग प्रिंसिपल के बाद आ सकता है जो हमने यहाँ मटेरियल चूज किया है उस पर चर्चा की जा सकती है। मर्क्यूरी ही क्यों और कोई मटेरियल क्यों नहीं, वाई एच जी, है ना। मर्क्यूरी को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, हम पानी क्यों नहीं यूज कर लेते, नॉट वाटर, हम इसके अंदर पानी ले लें। अगर कोई भी लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है हीट करने में तो पानी भी एक्सपेंड कर जाएगा। आप कोई और लिक्विड ले लो, है ना, आप हनी ले लो, कोई और लिक्विड ले लो, वो भी कर जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो जरूरी है अगर आप यहाँ कोई लिक्विड चूज कर रहे हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है Hg, ठीक है ना। Hg के पास क्या होते हैं, Hg डज नॉट स्टिक विद ग्लास, डज नॉट स्टिक विद ग्लास, ये ग्लास के साथ चिपकती नहीं है। रीजन आपको पता है ऐसा क्यों होता है, आपको अभी पहले पढ़ाया था, है ना, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने, मर्क्यूरी ग्लास से क्यों नहीं चिपकता है, जरा बताना मुझे क्या होता था, क्या रीजन होता था, क्यों नहीं चिपकता था भाई। ऐसा क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हमें पता है इसके पास हाई, इसके जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मोर कोहेसिव फोर्स देन एडहेसिव फोर्सेस, है ना। कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस, इसीलिए ये कभी ग्लास से चिपकेगा नहीं। और हम नहीं चाहते वो ग्लास से चिपक जाए, जब राइज करे तो चिपक गया अगर ग्लास से तो उसका एक्सपेंशन देखेंगे कैसे। तो वी डोंट वांट कि जो हम मटेरियल लें वो ग्लास से चिपक जाए, इसलिए इसको यूज करते हैं। दूसरा, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर, आप जानते हो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद सॉलिड लिक्विड में या फिर उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये जम ना जाए, इसको फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, इसी को मैं फ्रीजिंग पॉइंट भी कह देता हूँ, सेम ही चीज होती है, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है, यानी कि जल्दी नहीं जमेगा। तो इससे हम काफी रेंज ऑफ टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब -15-16 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर जाएगा, है ना। बहुत जल्दी फ्रीज नहीं करता, ये जम नहीं जाता। अगर ये जम गया तो फिर ये एक्सपेंड नहीं कर पाएगा जल्दी। तो यानी कि इसका लो
मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। और क्या है इसका? हाई बॉइलिंग पॉइंट। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, और इसका मतलब ये भी अच्छा है ना हमारे लिए, ऐसा ना हो कि अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो ये जल्दी से बॉयल हो जाए, तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ये जल्दी बॉयल नहीं होता, जल्दी वेपराइज नहीं होता। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट, इसको एक सुटेबल मटेरियल, इसका लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, यानी कि ये इट इजिली एक्सपेंड्स, है ना, हम अभी इस पर डिस्कस करेंगे। इट इजिली एक्सपेंड, इसका एक्सपेंशन हमें अच्छा खासा नजर आता है, इट इजिली एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो इसका एक्सपेंशन अच्छा खासा हमें नजर आता है, जिससे हम इससे मेजरमेंट इजीली ले पाते हैं। तो मरकरी को इस्तेमाल करने के ये बेनिफिट है। अगर इसकी जगह हम पानी को ले लें तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, वो वेपराइज भी हो जाएगा, और उसकी डेंसिटी का वेरिएशन बहुत अलग है। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी उसकी आ जाती है, उस पर हम चर्चा लेटर ऑन करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मरकरी क्यों इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अदर देन और अदर लिक्विड्स के ऊपर मरकरी को जो प्रेफरेंस दी गई है, इन पॉइंट्स के, इन बेसिस की वजह से दी गई है। तो पहला वर्किंग प्रिंसिपल में है कि ये एक्सपेंड करता है, ये तो हमने देख ही लिया। और दूसरा जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मरकरी ही क्यों, और लिक्विड भी तो एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे, उनको क्यों नहीं चूज किया गया है। हो सकता है वो चिपक जाए ग्लास से, पर मरकरी तो नहीं चिपकता, क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं एडहेसिव फोर्सेस से, ये चिपकेगा नहीं। ये हम लोगों को चाहिए भी, ठीक है ना, ये हम लोगों को कंसीडर करना है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है भैया, थर्मामीटर का काम कैसे करते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग यूज में लेके आते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन, उस पर डिस्कशन करते हैं, ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे इससे मेजरमेंट लिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई भी थर्मामीटर अगर बनता है ना, कोई भी थर्मामीटर बनता है, जैसे कि मैं इसको एक ट्यूब के अंदर कंसीडर कर लेता हूं, आई एम जस्ट कंसीडरिंग अ ट्यूब, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने एक ट्यूब कंसीडर कर ली, जिसके अंदर आपने क्या रख दी, थोड़ी सी मर्क्यूरी रख दी, है ना। मान लो आपने इसके अंदर यहाँ थोड़ी सी मर्क्यूरी रख दी, तो आपको पता है अगर इसके अंदर मर्क्यूरी है, इस तरीके से इसके अंदर मर्क्यूरी है, और आप इसको थोड़ा सा भी हीट करोगे, नीचे से हीट प्रोवाइड करोगे, ये एक्सपेंड करेगी, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। यहाँ ट्यूब में इसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है ना। यहाँ एक ट्यूब सी बनी होती है, उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एक ट्यूब बनी होती है, इस ट्यूब के अंदर ये एक्सपेंड करते हुए चली जाती है, ठीक है ना। इसकी हाइट का मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये जैसे ही एक्सपेंड करती है तो इसकी हाइट बढ़ती है, तो इस हाइट का इंपॉर्टेंस है, अगर हम इसको देखेंगे, इस हाइट का इंपॉर्टेंस है। तो थर्मामीटर ऐसे ही काम करता है, आप हीट करते हो, इसका लीनियर एक्सपेंशन होता है, क्योंकि इसका एरिया कांस्टेंट है, तो इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ती है, इसकी हाइट बढ़ती है। तो हाइट का मेजरमेंट टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। तो यहां से जो मेजर करना होता है वो क्या करना होता है, इसकी हाइट का मेजरमेंट, ठीक है ना। तो हाइट मेजरमेंट इज यूजफुल, पर ऐसे ही नहीं, ठीक है ना, कि ऐसे ही नहीं कि बस इसकी हाइट सेंटीमीटर मीटर में नाप लें, ऐसा नहीं करते। हम एक सुटेबल स्केल यूज करते हैं, जिसको हम कैलिब्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। हम एक सिंपल सा और प्यारा सा स्केल यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, इसको बोला जाता है कैलिब्रेशन। हम किस तरीके से इसकी मार्किंग कर रहे हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी थर्मामीटर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो चीजें यूज करना। एक होता है LFP, है ना, यानी कि इसको हम कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। एक होता है LFP जिसको हम बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, और दूसरा होता है हमारा UFP। UFP का मतलब होता है अपर फिक्स पॉइंट। ये दो चीजें जरूरी हैं, अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट लिख सकते हैं हम इसको। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, LFP UFP। लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दो टेम्परेचर लेने हैं, कम टेम्परेचर एक ज्यादा टेम्परेचर। कम टेम्परेचर को लोअर फिक्स पॉइंट और अपर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर फिक्स पॉइंट। ज्यादा वाले टेम्परेचर को हम अपर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं। क्या है लोअर फिक्स पॉइंट? लोअर फिक्स पॉइंट हम लोगों ने क्या चूज किया है, क्या स्टैंडर्ड चूज किया है, क्या स्टैंडर्ड चीज को इस्तेमाल किया है, पानी को। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे LFP चूज करने के लिए हम लोगों ने यूज किया है वाटर को, और वाटर को का एट 1 ATM, 1 ATM पे हम लोगों ने लिया है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो जनरल हमारा रूम सॉरी जो जनरली हमारा सी लेवल पे प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसी को चूज किया गया है, वाटर एट 1 ATM। तो आप जानते हो
इट फ्रीजेस, है ना, इट फ्रीजेस एट सम टेम्परेचर, तो वो किसी एक टेम्परेचर पे फ्रीज होता है और हर बार सेम टेम्परेचर पे ही फ्रीज होगा। यानी कि ये एक फिक्स्ड चीज है कि पानी एक ही टेम्परेचर पे जाके अगर हम बात करें फ्रीज होता है। अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो पानी हर बार एक ही टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। इसी को लोअर फिक्स पॉइंट चूज किया गया है, जो जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पे पानी क्या करता है, फ्रीज करता है 1 atm प्रेशर पे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इट इवेपोरेट्स, है ना, इट इवेपोरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होता है, तो हमने अपर फिक्स पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस चूज कर लिया। यानी कि पानी के बारे में एक चीज तो स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, आप स्केल कोई भी चूज कर लो, पानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जमेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हमारा पानी इवेपोरेट करेगा, वो वेपर में यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी चीज को तो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। यानी कि मैंने दो स्टैंडर्ड पॉइंट्स चूज कर लिए, एक अपर एक लोअर। तो लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब है कम टेम्परेचर वाला, यानी कि हमने उसको चूज कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। और अपर फिक्स पॉइंट है ये, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां बर्फ जम जाए और एक ऐसा टेम्परेचर जहां पानी उबल जाए या फिर पानी क्या कर जाए, इवेपोरेट करना स्टार्ट कर दे। हमने ये दो स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लिए। अब डिफरेंट स्केल्स कैसे बनाए जाते हैं हम ये देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 स्केल बनाने की कोशिश की है। मान लो यहाँ बल्ब में नीचे मर्क्यूरी फिल्ड था और इसका लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। तो मैंने देखा, मैंने इसको सबसे पहले आइस में डाल दिया, तीनों ट्यूब्स को आइस में डाल दिया, तो तीनों की कहीं ना कहीं हाइट राइज करी होगी। मैंने माना तीनों ट्यूब को मैंने आइस में डाला, तो मेरा जो ये एक्सपेंशन है यहां तक हुआ, तो मेरी ट्यूब में मुझे एक्सपेंशन यहां तक मिला, तो तीनों में सेम एक्सपेंशन मिलेगा, है ना। तीनों आइडेंटिकल ट्यूब्स हैं, तीनों को मैंने आइडेंटिकल ट्यूब्स लिया है, ठीक है ना, मैंने तीनों को आइडेंटिकल ट्यूब लिया, तो तीनों में मुझे सेम एक्सपेंशन मिलेगा। तीनों अगर आइडेंटिकल ट्यूब है तो तीनों एक जैसी नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो तीनों ट्यूब में मुझे क्या दिखेगा, सेम लीनियर एक्सपेंशन नजर आएगा। तीनों ट्यूब में मुझे इस तरीके से एक्सपेंशन नजर आ रहा होगा, सेम हाइट राइज कर रही होगी। इसको अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें, है ना, इसको हम सेल्सियस स्केल की अगर डिस्कशन करें तो इस पॉइंट को नाम दिया गया था सेल्सियस स्केल में, आप जानते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो इसी को 0 डिग्री सेल्सियस कहा गया था सेल्सियस स्केल में, ठीक है ना। तीनों हाइट सेम है, आइडेंटिकल हाइट है तीनों। और अगर हम बात करें यहाँ पे केल्विन स्केल की, तो केल्विन स्केल में इस स्केल को नाम दिया गया था जहां बर्फ जमती है, जब इसको हमने यहाँ रखा, बर्फ के अंदर रखा, तो इसको नाम दिया गया 273 केल्विन, इसको बोला गया 273 केल्विन। और ऐसे ही फ़ारेनहाइट स्केल की अगर हम बात करें, फ़ारेनहाइट स्केल की अगर हम बात करें, फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोगों को क्या मिला, ये हमने इसको क्या नाम दिया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि तीन अलग अलग साइंटिस्ट, तीनों का दिमाग अलग अलग चलता है। तो जिसने सेल्सियस स्केल इन्वेंट किया उन्होंने बोला कि नहीं इसको मैं 0 बोलूंगा, जिन्होंने केल्विन स्केल इन्वेंट किया उन्होंने बोला नहीं मैं तो इसको 273 बोलूंगा, जिन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल को इन्वेंट किया उन्होंने बोला ना हम इसको 32 बोलेंगे, ठीक है। फिर बात आई कि चलो अब हमने क्या किया, ये तो मेजरमेंट कर लिया, फिर हमने इसी ट्यूब को किस में डाला, इसी ट्यूब को हमने डाल दिया एक उबलते हुए पानी में, यानी कि एक बॉइलिंग वाटर में। तो हमने देखा मेरा स्केल यहां तक राइज कर गया, मैंने देखा मेरा स्केल कहां तक राइज कर गया, बिल्कुल यहां तक, है ना। तो मेरा स्केल यहां तक राइज कर गया, तो तीनों स्केल बराबर राइज कर गए होंगे, है ना। तो मेरा स्केल कहां तक राइज कर गया, यहां तक राइज कर गया। तो जिन्होंने डिग्री सेल्सियस स्केल बोला था उन्होंने इसको नाम दिया 100, यानी कि उन्होंने इसके बीच में ऐसे इक्वल 100 डिविजन्स बना दिए, है ना। उन्होंने इसके अंदर कितने बना दिए, 100 डिविजन्स रख दिए, यानी कि इसके बीच में 100 डिविजन्स रखे। और जिनका केल्विन स्केल था उन्होंने भी इसके बीच में 100 डिविजन्स रखे और उन्होंने इसको बोला कि ये 373 होगा, ठीक है ना। कितने डिविजन्स रखे, इन्होंने भी 100 डिविजन्स रखे। यानी कि एक चीज तो कॉमन है सेल्सियस स्केल में, है ना, सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में, कि भैया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में उन्होंने भी 100 डिविजन्स बनाए, इन्होंने भी, बस फर्क ये है इन्होंने स्टार्ट 0 से किया, इन्होंने स्टार्ट 273 से किया। बट फ़ारेनहाइट स्केल में उन्होंने क्या चूज किया, फ़ारेनहाइट स्केल ने यहां इसके बीच में 180 इक्वल डिविजन्स बनाए, ठीक है ना। यहाँ पे कितने डिविजन्स बनाए, यहाँ पे 180 इक्वल डिविजन्स बनाए, ऐसे छोटी छोटी स्केल्स बना दिए। और इसको फिर कितना बना दिया उन्होंने, 180 प्लस 32 हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनके अकॉर्डिंग
ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो तीनों के लिए आप देख सकते हो अलग है। अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल में देखें, आप इसको बोलते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है। केल्विन स्केल कहता है नहीं जी, 373 केल्विन पे पानी बॉयल होता है। फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग पानी बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है ना। पानी फ्रीज कब करता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग 273 केल्विन पे पानी क्या हो जाता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमारा फ्रीज हो जाता है। और सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग जो पानी फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो तीनों स्केल अपने अपने तरीके से बनाए गए। आप चाहो तो आप अपना स्केल खुद बना सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। आप यहाँ 40 या 80 या 90 या 100 कुछ भी चूज कर सकते हो, जितने मर्जी आप इसके बीच में डिवीजन को चूज कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, क्लियर है? आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। चलो ओके, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमें किसी भी थर्मामीटर पे रीडिंग लेनी है तो हमें ये चीज याद रखनी है। हमें एक थर्मामीटर स्केल को दूसरे थर्मामीटर स्केल से अगर रिलेट भी करना है, उनको आपस में कंपेयर भी करना है, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये मंत्र याद रखना है। वो मंत्र क्या है? हमें याद रखना है जो भी रीडिंग आएगी किसी भी टेम्परेचर स्केल में, अब हम किसी जनरल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये तो आपको पता है ना, ये क्या था आपका, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट है ना, और ये क्या था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब मैं किसी जनरल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक थर्मामीटर किसी ऐसी पानी में डाल दिया जो अभी हल्का सा हीट अप हुआ है ना, थोड़ा सा मैंने हीट किया और पानी में डाल दिया। अब मैं उसका टेम्परेचर देखना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी भी इंसान का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ, उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ, तो उस टाइम उसको कोई ना कोई रीडिंग मिल रही होगी। मान लो उसको यहाँ पे कोई रीडिंग मिल रही है, ठीक है ना। तो आप कंपेयर करना चाहते हो ये रीडिंग हर स्केल में कितनी है ना। तो आप देखोगे हर स्केल में इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो आप किसी रीडिंग को कंपेयर करना चाहते हो, आपकी सेल्सियस स्केल में अलग रीडिंग होगी, केल्विन में अलग होगी, फ़ारेनहाइट में अलग होगी। तो मंत्र ये है, फॉर्मूला ये है भाई साहब, कि हमें क्या करना है, जो भी रीडिंग आ रही है, मान लो सेल्सियस स्केल में आ रही है, तो आप यहाँ पे डालोगे जो भी रीडिंग आ रही है आपकी इन डिग्री सेल्सियस स्केल, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है आपको पता है, 0, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा, मतलब तीनों स्केल में इसकी वैल्यू सेम होगी। तो अगर हम तीनों स्केल को एक साथ देखें, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी रीडिंग हमारी डिग्री सेल्सियस स्केल में है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इस सेम एज जो रीडिंग मुझे फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में मिल रही है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट जो 32 है, 212 माइनस 32, और केल्विन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। ऐसे आप किसी भी स्केल में जो भी रीडिंग आ रही है, मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस में रीडिंग पता है तो आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो, केल्विन में भी निकाल सकते हो। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पता है तो आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में भी उसको निकाल सकते हो। थोड़ा सा इस रिलेशन को और अच्छे से देखते हैं, थोड़ा सा और इसको इजी बना देते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हो c डिवाइडेड बाय 100, और राइट साइड आप देख सकते हो ये है f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, है ना। अब आप 180 को इधर ले जाओ तो आप देख सकते हो दिस इज 180 डिवाइडेड बाय 100, और यहां से कितना आ जाएगा, f माइनस 32। तो फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में जो रीडिंग आएगी वो आएगी 32 प्लस ये 0 से 0 कटा, और ये कितना आ गया, 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको देख सकते हो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन आप इजीली देख सकते हो, है ना। यानी कि अगर आपको कोई रीडिंग पता है डिग्री सेल्सियस में तो आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो। देखो, या अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 9/5 प्लस 32, ठीक है ना। 9/5 कितना होता है आप अप्रोक्सीमेटली चेक कर सकते हो, 9/5 कितना होता है ना, 5 1, है ना। पॉइंट कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, अब कितना बचा 4, 1.8, अप्रोक्सीमेटली 1.8 हो गया, है ना। तो 32 प्लस 1.8, 33.8, 1 डिग्री सेल्सियस, इतना फ़ारेनहाइट हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आप इन दोनों स्केल को इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस को भी रिलेट कर सकते हो, आप डिग्री सेल्सियस को रिलेट कर सकते हो केल्विन के साथ भी कर सकते हो। इजीली आप इनका कन्वर्जन देख सकते हो, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का आप लिख सकते हो c माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100, और राइट साइड आप देख सकते हो ये आ गया केल्विन माइनस 273, और ये भी डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी रीडिंग आएगी आपकी डिग्री सेल्सियस में, दैट विल बी रीडिंग इन केल्विन माइनस 273,
या फिर रीडिंग जो भी केल्विन में आएगी वो भी आएगी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि आप ये कन्वर्जन भी देख सकते हो। अगर आपको कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पता है, आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है तो वो 274 केल्विन होगा, 2 डिग्री सेल्सियस 275, 100 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 100 यानी कि 373। तो इजी कन्वर्जन आपको दिख रहा है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। वैसे ही आप फ़ारेनहाइट और केल्विन को भी रिलेट कर सकते हो, आप किसी भी दो स्केल को रिलेट कर सकते हो। आप इन दोनों स्केल्स के बीच का रिलेशन भी देख सकते हो। इन दोनों स्केल्स के बीच में क्या रिलेशन आएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ रिलेशन आएगा F-32 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 180, और राइट साइड कितना आ जाएगा K-273 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आप देख सकते हो 100, ठीक है ना। ऐसे देखो यहाँ भी कन्वर्जन हम कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। आप इसको 180 को इधर ले जाओ तो यहाँ से आ जाएगा F-32 इज इक्वल्स टू K-273 और डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास 100 है ना, आपके पास यहाँ पे है डिवाइडेड बाई 100 इंटू 180। ओके, सो यहाँ से आपको पता है इससे कट जाएगा, यानी कि F-32 कितना आ जाएगा 18/10 है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 9/5 टाइम्स K-273, ठीक है। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व करके भी लिख सकते हो, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते हो। तो ऐसे आप किसी भी दो स्केल को आपस में रिलेट कर सकते हो। किसी भी दो स्केल के बीच का रिश्ता निकालना है इस तरीके से निकालो, डिग्री सेल्सियस का केल्विन से, केल्विन का डिग्री सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट का इससे, उसका इससे, इजीली बहुत आराम से आप ये कन्वर्जन देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये कन्वर्जन हो गया। आपको एक स्केल में रीडिंग पता है, आप दूसरे स्केल में निकालना चाहते हो, इस मेथड को अपना लो, बहुत आराम से, इजी है, आसान है। अब मुझे लगता है ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमें थोड़े से क्वेश्चन कर लेने चाहिए, ठीक है। जैसे कि द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस रीडिंग इज हाफ ऑफ द फ़ारेनहाइट रीडिंग, ऐसा टेम्परेचर जहां सेल्सियस की रीडिंग हाफ आ जाए फ़ारेनहाइट की। तो हमने देखा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लिख सकते थे जो भी रीडिंग आ रही है हमारी, बोलो डिग्री सेल्सियस में, प्लस है ना 9/5 है ना। अभी हमने ये फैक्टर देखा था ना, जो भी हमने कन्वर्जन फैक्टर, सॉरी 32 प्लस 9/5, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख दिया 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 है ना। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। हमें बोल रहा है टेम्परेचर एट विच सेल्सियस रीडिंग इज हाफ ऑफ द फ़ारेनहाइट, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी रीडिंग सेल्सियस डिग्री में थी, डिग्री सेल्सियस में थी, वो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। हमें फाइनल आंसर किस में चाहिए, फाइनल आंसर हमें किस रीडिंग में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, हम डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या लिख देते हैं यहाँ से, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, ट्वाइस ऑफ डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस, जो भी रीडिंग आ रही है, प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ से क्या रीडिंग आ जाएगी हमारी, अगर हम ध्यान से देखेंगे रीडिंग यहाँ से आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 9/5, जो भी रीडिंग है डिग्री सेल्सियस में, इज इक्वल्स टू 32। बेटा ये याद रखना, ये 2 डिग्री सेल्सियस नहीं है, यहाँ पे हमने जो रीडिंग लिखी है वो डिग्री सेल्सियस में, अभी हम डिग्री सेल्सियस में क्या रीडिंग आई है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो आप इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 10 - 1 यानी कि 1/5 डिग्री सेल्सियस में जो भी रीडिंग आएगी इंटू 32। तो डिग्री सेल्सियस में जो रीडिंग आएगी दैट विल बी 32 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 160, है ना। सो हमारा आंसर आएगा 160, तो यानी कि फाइनल आंसर विल बी 160 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आप इसमें कंफ्यूज ये मत हो जाना, मैंने यहाँ पे ये जो डिग्री सेल्सियस ये लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी रीडिंग आई है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का मतलब है रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस, रीडिंग इन फ़ारेनहाइट। तो रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू रीडिंग इन फ़ारेनहाइट बाय 2। तो रीडिंग इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप चाहो तो इसको x लेके कर सकते हो, यहाँ x करके लिख सकते हो और x की वैल्यू निकालोगे 160 आ जाएगी। तो x 160 क्या यूनिट है उसकी, डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्या ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों से अच्छे से, हो गया। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन बॉइल्स एट -183 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली। सो भाई सीधी सी बात है, अब वही हम लोगों को फॉर्मूला दोबारा से देखना है जो भी हमने देखा था। जो भी रीडिंग डिग्री फ़ारेनहाइट में आती थी वो होती थी हमारी 9/5, जो भी हमारी डिग्री थी इन जो भी रीडिंग थी इन डिग्री सेल्सियस,
प्लस 32। यही फॉर्मूला था ना अगर हम ध्यान से देखेंगे। अब वो बोल रहा है ऑक्सीजन बॉईल करती है 183 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। ऑक्सीजन कब बॉईल करती है? 183 डिग्री सेल्सियस पे। ये फॉर्मूला वही है जो अभी हमने यहाँ यूज़ किया था, सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट में जो रीडिंग है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, उसी फॉर्मूले को हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -183 है, तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में रीडिंग निकालना चाहते हो, ये कितना आ जाएगा 9/5 इंटू 183 विद अ नेगेटिव साइन प्लस 32, ठीक है। सो आप क्या करो, यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5 3 है ना, 5 3 ज़ा 18 हो गया, 5 6 ज़ा 30 है ना, 0.6, ठीक है। ऐसा ही कुछ आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे। 5 ये 183 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 3 ज़ा 15, तो 183 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, आप साइड में करके देख सकते हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप साइड में ज़रूर करके देख लेना। ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 33, 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा आपका डेसिमल में 6, तो 36.6। इसको 9 से आप मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो, एक नेगेटिव साइन के साथ है ये, तो नेगेटिव में लिख देना, ठीक है ना। और प्लस आप क्या कर दो, 32 कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे -297 के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप इसके आसपास देख सकते हो। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -297 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इजी कन्वर्जन है। आप एक टेम्परेचर को दूसरे में कन्वर्ट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, कुछ खास नहीं है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। जस्ट हमने आज स्केल बनाना सीखा है, हमें इससे पहले ये नहीं पता था ये स्केल बनाया कैसे गया है। अब स्केल को जस्ट कंस्ट्रक्ट करना सीखा है। ओके, आप अपना खुद का स्केल भी बना सकते हैं, मेक योर ऑन स्केल, है ना। कैसे? चलो हम एक नया स्केल बनाते हैं, ठीक है ना। सो हम यकीन 5.0 में एक नया स्केल इन्वेंट कर रहे हैं, तो इस स्केल को हम यकीन 5.0 है, तो हम लोग यहाँ पे यकीन से हम इसको वाई के स्केल का नाम दे देते हैं। एक नया स्केल बनाया है हम लोगों ने, जिसका नाम मैंने दे दिया वाई के स्केल, ठीक है ना। वाई के स्केल में क्या हम लोग करने वाले हैं, वाई के स्केल में हम लोग अपना लोअर फिक्स पॉइंट चूज कर लेते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट हम कितना चूज कर लेते हैं, लेटेस्ट से मैंने चूज कर लिया 20 वाई के, ठीक है ना। और मैंने अपना अपर फिक्स पॉइंट कितना चूज कर लिया, मान लो मैंने इसको चूज कर लिया कुछ 220 वाई के, ठीक है ना। कितना चूज कर लिया, 220 वाई के, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, सपोज क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिया है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट is 50 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टेम्परेचर इन वाई के स्केल, फाइंड टेम्परेचर इन वाई के स्केल। तो हमें वाई के स्केल में इसका टेम्परेचर बताना है। अपने स्केल, हमने अपना नया स्केल बनाया है ना, तो यानी कि अपने में जो लोअर फिक्स पॉइंट था वो था 20 वाई के, है ना। अपर फिक्स पॉइंट कितना था हमारा, अपर फिक्स पॉइंट था हमारा 220 वाई के, ठीक है। यानी कि हमने कितने डिविजन्स माने हैं यहाँ पे, 200 डिविजन्स माने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 200 डिविजन्स माने। तो आप कंपेयर कैसे करोगे इसको डिग्री सेल्सियस स्केल से, आप बोलोगे यहाँ पे जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल है -0 है ना, डिवाइडेड बाय 100 -0, दिस इज सेम एज जो भी हमारी रीडिंग आएगी किसमें, वाई के स्केल में, ठीक है ना। और -20 डिवाइडेड बाय 220 -20 है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 220 -20 यानी कि 200, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, दिस इज वाई के -20 डिवाइडेड बाय 200, ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना। सो अब हमें डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू दे रखी है, 50 डिग्री सेल्सियस हमारी वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 50, ये आ जाएगा वाई के -20 डिवाइडेड बाय 2, यही आ गया ना। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 100, और 20 को ऐड कर दो, है ना, यानी कि आ गया 100 इज इक्वल्स टू जो भी वाई के -20 है, तो यहाँ से वाई के में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120, है ना। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई के स्केल इज, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम ध्यान से देखेंगे वो आ जाएगा मेरा 120 वाई के। आ गया समझ में, ठीक है ना। सो ये हमने अपना स्केल बनाया भैया, तो ये यकीन वालों का स्केल है भाई, अपना कॉपीराइट है, इसमें संभाल के रखना, ठीक है ना। क्या पता किसी दिन फेमस हो जाए अपना ये स्केल और लोग इसी को यूज करना स्टार्ट कर दें,
ठीक है, कितने डिवीजन्स हैं? 200 डिवीजन्स मैंने यहाँ से लिए। आप अपना स्केल बना सकते हो अपने नाम से, एक नया स्केल, जो भी आपका नाम हो उसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेना। जैसे जगजोत सर है, मैं अपना जेएस स्केल बना सकता हूँ, ठीक है ना। आप अपने नाम से अपना खुद का स्केल बनाओ, ठीक है। मेक योर ऑन स्केल। ओके, ग्राफ, कैसे इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है? ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के बीच में किस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं? हमें कन्वर्जन पता है, हमें पता है, हमने भी एक फॉर्मूला देखा था कि केल्विन स्केल में हम क्या लिख सकते हैं, जो भी रीडिंग आई है हमारी डिग्री सेल्सियस में, और प्लस कितना आ गया था, अगर हमने देखा था 273, है ना। यानी कि मैं क्लियरली यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकता हूँ वाई, इसको स्ट्रेट लाइन से, है ना, वाई एक्सिस पे के रख देता हूँ, एक्स एक्सिस पे ये रख देता हूँ, है ना। यानी कि मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ स्ट्रेट लाइन से, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस पे आपने क्या रखा है? k को रखा है, यानी कि y एक्सिस पे आपने क्या रखा है? अपने केल्विन को रखा हुआ है। x एक्सिस की अगर हम बात करें, हमने x एक्सिस पे किसको रखा हुआ है? डिग्री सेल्सियस को रखा हुआ है, यानी x एक्सिस पे मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ? डिग्री सेल्सियस स्केल रख रहा हूँ। यानी कि हमारा m कितना हो गया भाई? m तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, यानी कि m मेरा 1 हो गया। स्लोप मेरा क्या हो गया इस ग्राफ का? 1। यही मेरे इस ग्राफ का स्लोप हो गया। कैसी लाइन है? इसका इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव है ना। अगर आप c की बात करो, इंटरसेप्ट जो है मेरा वो 273 है, तो यानी कि ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो आप इसका ग्राफ बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप 1 है, पॉजिटिव स्लोप है ना। आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। तो आप कैसे बनाओगे इसको? अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसका y इंटरसेप्ट 273 है, यानी कि प्लस 273 पे ये कट करेगा, 0,273 पे ये कट करेगा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर हम स्लोप देखें इसका पॉजिटिव है, यानी कि ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ये कैसी आनी चाहिए? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आपको नजर आनी चाहिए, ठीक है। यहां कहां कट करेगी सर? यहां कट करने के लिए कौन सा स्केल है? डिग्री सेल्सियस स्केल, है ना। डिग्री सेल्सियस स्केल पे कहां क्या वैल्यू आएगी? जब केल्विन में इसकी वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि इसी स्केल में आप इफ आप केल्विन को क्या, अगर आप टेम्परेचर की बात करो, अगर आपका टेम्परेचर है 0 केल्विन, है ना, अगर आपका टेम्परेचर है 0 केल्विन, तो क्या आएगा? अगर आप 0 केल्विन डाल दोगे तो डिग्री सेल्सियस स्केल में आपकी वैल्यू कितनी आएगी? -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये कहां कट कर रहा है? -273,0 पे, ठीक है। बहुत इजी है। आप देखो, सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना सीखो। क्या हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था? हम जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं? एक सिंपल सी इक्वेशन जहां y की पावर 1, x की पावर 1, ऐसी फॉर्म में जो इक्वेशन होती है लीनियर होती है, ग्राफ आता है इसका स्ट्रेट लाइन। जानते हैं ना हम लोग ये बात। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे k है या डिग्री सेल्सियस है या 273 है, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसी एक इक्वेशन में फिट बैठती है, अच्छी तरीके से बैठ सकती है अगर आप y इक्वल्स टू mx प्लस c से इसको कंपेयर करेंगे तो। आप देखो ध्यान से, जब भी आप ऐसे कंपेयर करते हैं तो आप ये देखें, आप y एक्सिस पे क्या रख रहे हैं और x एक्सिस पे क्या रख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों को देख लिया जाए। तो y एक्सिस पे क्या रख रहे हैं हम? केल्विन। x एक्सिस पे क्या रख रहे हैं हम? डिग्री सेल्सियस। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है यहाँ? m। और डिग्री सेल्सियस के साथ क्या मल्टीप्लाई है यहाँ? 1। तो 1 ही मेरा m हो गया। जो यहाँ पे c है ये हमें बताता है कि ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करने वाली है। तो यहाँ पे जो c है, कंपेयर करने से पॉजिटिव 273 आया है, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे ये 273 पे कट करेगी। यहाँ कहाँ कट करेगी? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये x एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, इसलिए y को 0 डालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको 0 डाल दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -273, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन आया। आप कह सकते हो ग्राफ उल्टा बना देते हो तो भी हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन -273। आप इक्वेशन को इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते थे। आप कह सकते हो कि सर अगर हम y एक्सिस पे c को चूज करें तो क्या इक्वेशन नहीं प्लॉट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि अब आप इसको कंपेयर कर रहे हो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। दोबारा से देखो, बस फर्क क्या पड़ गया अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ कंपेयर करने से यहाँ पे y पे क्या है? हम डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं, x एक्सिस पे क्या रख रहे हैं? केल्विन रख रहे हैं। और बताएं, यहाँ पे x को कंपेयर किया जा रहा है k से, और x का कोफिशिएंट m है, यहाँ क्या है? 1 है। तो m किसके बराबर आ गया? यहाँ कंपेयर करने पे स्लोप दोबारा से किसके इक्वल आ गया? 1 के। c किसके इक्वल आ गया अगर आप कंपेयर कर रहे हो? तो -273 के। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो,
यहाँ पे इसका स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ऐसी होती है, इस तरीके की जो भी रेखाएं होती हैं ये पॉजिटिव स्लोप दिखाती हैं, ऐसी लाइंस नेगेटिव स्लोप दिखाती हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है, ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी कि वाई एक्सिस को ये कहाँ कट करेगा, नेगेटिव इधर, यानी कि 0,-273 पे यहाँ कट करेगा। और उसके बाद इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, आप डिग्री सेल्सियस को 0 डाल दो, है ना, के की वैल्यू +273 आएगी। अगर आप यहाँ डिग्री सेल्सियस को हम 0 डिग्री सेल्सियस चूज कर लें, अगर मतलब बेसिकली हम अपने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस चूज कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा चूज कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ केल्विन में जो वैल्यू आ जाती है वो 273 आ जाती है, यानी कि वो यहाँ कट करेगा 273,0 में, ठीक है ना, 273,0 में। तो ये बिल्कुल सेम एक से ही ग्राफ है। आपसे कोई एंगल भी पूछता है तो आप ये एंगल भी बता सकते हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है। यहाँ से हमारा जो स्लोप है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1045 डिग्री, यानी कि 1, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्लोप है वो 1045 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से हमने इनके बीच के ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ देख सकते हैं हम, एक बार हम ग्राफ देख लेते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में भी, ये भी काफी कॉमन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। कन्वर्जन भी अभी हमने देखा था, ये कन्वर्जन जब हम देखते थे डिग्री फ़ारेनहाइट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 9/5, और हम लिख सकते हैं इसको डिग्री सेल्सियस में जो भी आ रहा है, और प्लस हम क्या कर सकते हैं 32, है ना, यही है ना। हमने ये रिलेशन थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया है, आप देख सकते हो ये रिलेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने ये सारे रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किए थे। हम किसी में भी ग्राफ बना सकते हैं। मैंने ये वाला ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पहले ये वाला ग्राफ हम बना चुके हैं, अब इस वाले ग्राफ की हम बात कर रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। इस तरीके से हम ये रिलेशन को यूज करें, ठीक है। कैसे बनेगा ग्राफ, चलो एक बार देखते हैं। यहाँ पे हम पहले वाई एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट को रख देते हैं, एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस को। क्या वही सब कुछ है जो अभी हमने पहले किया था? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे वही सब कुछ है जो अभी हमने पहले किया था। हम एक्स एक्सिस अपनी वाई एक्सिस बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपेयर करना स्टार्ट करो। आप इसको कंपेयर करोगे किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो सबसे पहले आप सोच लो, आप वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वाई एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट वो y से कंपेयर हो गया। एक्स एक्सिस पे आप क्या रखना चाहते हो, डिग्री सेल्सियस, तो आपने एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस स्केल रख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे कंपेयर करने से m कितना आ रहा है, अगर आप m को कंपेयर कर रहे हो, क्या इसी से कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ कंपेयर करने से आपका जो m आ रहा है वो 9/5 आ रहा है ना, जिसको आप 1.8 भी कह सकते हो। ये हमारा m आ गया, ठीक है। इसके बाद कैसा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप की लाइन आप जानते हो, इस तरीके की लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे, ये सारी पॉजिटिव स्लोप की है, जिनका एंगल एक्यूट होता है एक्स एक्सिस से, याद है, ऐसे ही तो हम देखते थे। तो यानी कि इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, 9/5 है। और y इंटरसेप्ट यानी कि c को कंपेयर कर रहे हो आप, तो अगर आप देखो ध्यान से, ये कंपेयर किया जा रहा है c से, तो c की वैल्यू यहाँ पे +32 आ रही है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे ये 0,32 से पास करेगा, और इस तरीके से हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरीके से हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, इस तरीके से हम एक अपनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। आसान है ये भी। इसका स्लोप अगर हम ध्यान से देखेंगे, याद रखें इसका जो स्लोप है वो 9/5 है, यानी कि 1.8 है। ओके, ये कहाँ कट कर रही है, डिग्री सेल्सियस स्केल को, उसके लिए हम डिग्री फ़ारेनहाइट को 0 डालेंगे। ये निकालना है आपको, ये कहाँ कट कर रही है, इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट को 0 डाल देंगे, तो 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस +32, है ना। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू आ जाएगी वो -32 × 5/9 आ जाएगी, ठीक है ना। 32 × 5 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा -160 डिवाइडेड बाय 9,0, ठीक है ना, -160 डिवाइडेड बाय 9,0 ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहें कि हम इस ग्राफ को थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहते हैं तो हम वैसे भी कर सकते हैं। हम चाहें तो ये उल्टा रिलेशन भी लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ से सबसे पहले 32 को उधर ले जाते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट +32, है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस, इसके इक्वल आ जाएगा। 32 को इधर ले गए, माइनस में आएगा, सॉरी,
इधर ले गए हैं तो माइनस में आएगा, लेफ्ट साइड ले गए हैं तो यहाँ डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/9 और ये आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में और -32 इंटू 5/9, यानी कि डिग्री सेल्सियस में अगर आप ध्यान से देखोगे रिलेशन कुछ इस तरीके से बना, ये बना 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट और -160 डिवाइडेड बाय 9, -160 डिवाइडेड बाय 9, कुछ इस तरीके से ये बना रिलेशन। क्या इसको प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इस ग्राफ में भी मुझे नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आप आराम से कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे आप क्या रख सकते हैं, अब डिग्री सेल्सियस, एक्स एक्सिस पे आप क्या रख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसका स्लोप अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5/9 पॉजिटिव है। आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, फिर से कंपेयर करो, आपने y की जगह क्या रखा है, डिग्री सेल्सियस, x की जगह आपने रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप m को कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 5/9 आएगा, पहले से स्लोप कम हो गया, पहले 9/5 था, 5/9 आ गया और y इंटरसेप्ट यहाँ पे नेगेटिव है, वो -160/9 है, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट आपका -160/9 है, ठीक है। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखोगे स्लोप पॉजिटिव ही है पर वो नीचे से पास कर रहा है ना, 0, -160 डिवाइडेड बाय 9 यहाँ से कर रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे, और ये ऐसी ही स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। हाँ, स्लोप इसका अलग है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप 5/9 है, तो आप स्लोप में ध्यान रखना, इसका स्लोप अलग है। ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जैसे कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा था, यहाँ 32 पे करेगा, यानी कि 32,0। कैसे निकाला ये मैंने 32, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें सी की जगह 0 डालना पड़ेगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो 32 होती है। ओके, आराम से आप इस क्वेश्चन को देखो, इस चीज को आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हो। ये 4 ग्राफ मैंने यहाँ बना के दिखाया है, आप चाहें तो डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी इसी तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी ये कुछ ग्राफ बना के दिखाए हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप लोगों को ग्राफ से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं, आपको ग्राफ बनाने के लिए दे सकता है, आपसे स्लोप पूछ सकता है, इंटरसेप्ट पूछ सकता है, इन ग्राफ का सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा इसका पोस्टमार्टम किया है, पूरा ग्राफ डिटेल में समझाया है, एक एक चीज समझाई है मैंने, आपको बना के दिखाया है स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके। आपको भी ये खुद ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में अपने हाथों से। जब आप एक बार खुद ड्रॉ कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही आता है। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, खुद ड्रॉ करोगे कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम में तब होगा जब आप अपने हाथ से ड्रॉ करोगे, तब नहीं जब मैं ड्रॉ करूंगा। मेरे ड्रॉ करने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क तभी पड़ेगा जब आप अपने हाथ से ड्रॉ करें, एक बार रीचेक करें कि आपका ग्राफ यही बन रहा है, फिर उसके बाद आगे बढ़े। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो को मैं थोड़ा सा इन ग्राफ से भी समझा सकता हूं, जैसे कि इस वाले ग्राफ से आप देख सकते हो, एक टेम्परेचर आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है, जिस टेम्परेचर को आप 0 केल्विन कहते हैं, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस एक स्पेशल टेम्परेचर है, 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, आप देख सकते हो। इस पे क्या होता है, 0 केल्विन से छोटा टेम्परेचर नहीं है, केल्विन स्केल कभी भी 0 से कम नहीं जाता, केल्विन स्केल की जो मिनिमम वैल्यू है वही 0 है, उससे छोटा टेम्परेचर हमने कभी नहीं देखा, इसलिए इसको एसआई यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज एसआई यूनिट, क्योंकि इससे छोटा हमने स्केल कभी नहीं देखा, इसलिए हमने केल्विन स्केल को एसआई सिस्टम में माना है। और ये इतना कम टेम्परेचर है जहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन भी रुक जाते हैं, थर्मल मोशन बिल्कुल सीज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स मूव करना ही बंद कर देते हैं। आपको पता है आपके आसपास जो एयर है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास एक थर्मल एनर्जी है, टेम्परेचर लेके वो इधर उधर भागते रहते हैं, उनके अंदर एक रैंडम मोशन होता रहता है। वो रैंडम मोशन खत्म हो जाता है अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर दो, और बिल्कुल कम यानी कि सबसे कम 0 केल्विन, इसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, एब्सोल्यूट जीरो यानी कि इससे ज्यादा जीरो, इससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है ना। दिस इज अ मिनिमम टेम्परेचर दैट एग्जिस्ट, ठीक है ना। 0 केल्विन से छोटा टेम्परेचर नहीं है, मिनिमम टेम्परेचर आप किसी भी स्केल में देख लो, इससे छोटा टेम्परेचर पॉसिबल है ही नहीं। तो सबसे छोटा टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन है। इस पे क्या होता है, पानी फ्रीज होता है? नहीं, पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज हो जाता है। ऑल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ऐसा भी नहीं है। मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, नन ऑफ दिस, यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, ठीक है ना। देखो बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो सॉलिड स्टेट में पहले ही आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो का एक्चुअल मतलब है यहाँ मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएगा, सीज का मतलब है रुक जाएगा, है ना। सीज का मतलब है स्टॉप हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स मूव करना
छोड़ देंगे, वो मूव ही नहीं करेंगे, मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा, इसको सीजेस कहते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो एक खास टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर। अब आप शायद समझ रहे होंगे क्यों हम लोगों ने केल्विन स्केल को एसआई सिस्टम में इंक्लूड किया है, क्योंकि केल्विन में जीरो से ही स्केल स्टार्ट होता है, जीरो से कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस तो नेगेटिव भी जाता है, ये स्केल कभी नेगेटिव नहीं जाता, केल्विन स्केल हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा स्केल है स्टैंडर्ड स्केल जो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, वो केल्विन स्केल है, क्योंकि जीरो केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं जानते, और हम जीरो केल्विन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर है, यहां तक हम नहीं पहुंच पाते, ठीक है। टू थर्मोमीटर X and Y have ice points marked as 15 and 25, ठीक है। एक थर्मोमीटर है जिसमें हमारा लोअर फिक्स पॉइंट 15 है और दूसरे वाले में हमारा कितना है 25। तो अलग अलग हमने यहाँ पे थर्मामीटर बना दिए, लेट अस से दो अलग अलग थर्मामीटर है, एक में ये 15 है और एक में ये 25 है लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम लोगों को आगे दिया जा रहा है स्टीम पॉइंट 75 एंड 125, यानी कि यहाँ पे जो स्टीम पॉइंट है अपर फिक्स पॉइंट 75 है और यहाँ पे जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 125 है, ठीक है ना। अपर फिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें दूसरे स्केल में, सामने ही बना देता हूँ, 125 है, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं व्हेन थर्मामीटर X मेजर्स द टेम्परेचर एज 60 डिग्री व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन Y, यानी कि हम यहाँ पे इसको X स्केल कह देते हैं, इसको Y स्केल कह देते हैं। तो हमारी जो भी रीडिंग आएगी X स्केल में, है ना, हम लिख सकते हैं रीडिंग इन X स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 15, दिस इज सेम एज जो भी रीडिंग आएगी Y स्केल में माइनस 25 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 25, ठीक है ना, 125 माइनस 25, ठीक है ना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक्स में रीडिंग हमें कितनी दी है, क्वेश्चन में हमें एक्स में रीडिंग कितनी दी है, एक्स स्केल में 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस 15 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया 75 माइनस 15, ये कितना हो गया हमारा 60 हो गया। ऊपर कितना आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे y माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर आ जाएगा ये 60 माइनस 15, है ना। 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 60, और ऊपर कितना आ जाएगा y माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आप इसको 15 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, 15 3 जा 15 4, ठीक है। 100 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा y माइनस 25, ठीक है। सो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया है 300 बाई 4, जिसको आप कितना लिख सकते हो 75, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 75, तो यानी कि 75 इज इक्वल्स टू y माइनस 25। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 100, तो इसकी जो वैल्यू आ गई है वो 100 आ गई है, यानी कि 100 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन कर सकते हैं, आराम से ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई भी आर्बिट्री स्केल दे सकता है किसी के नाम का, है ना, क्रिकेटर्स के नाम का, है ना, हमारे एक्टर्स के नाम का, किसी के नाम का हम लोगों को ये स्केल बना सकता है, एक्टर एक्ट्रेसेस किसी के नाम का भी देख सकता है, वो हमारे स्केल हमें प्रोवाइड कर सकता है। हमें जस्ट कन्वर्जन करना आना चाहिए, एक्स वाई की जगह कुछ भी दे सकता था, है ना, ऐसे भी देख सकता था विराट रोहित, ठीक है ना, स्केल बना दिया उसने, है ना, इस तरीके से भी बना सकता है, किसी भी तरीके का स्केल वो बना सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ग्राफिकल अप्रोच से ये सवाल सॉल्व हो सकता है, जरा देखो ध्यान से। द ग्राफ ए बी शोन इन द फिगर इज अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, देन यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ दिया है और आप लोगों को इसका स्लोप पहचानना है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हम लोगों को जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया गया, वाई एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस दिया है। सो आप इस स्केल को पहचानते हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ किया था, हम लोगों को याद है कि अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये स्केल होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। पर यहाँ वाई एक्सिस पे हम लोगों को रखना है सी को, यानी अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये होता था 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि माइनस 160 डिवाइडेड बाय 9, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, यही तो हमने देखा था। यानी कि यहां से इस ग्राफ का जो स्लोप था वो 5/9 था, हमने ये ग्राफ देखा था, इसका जो स्लोप था वो 5/9 था। तो आपसे इस क्वेश्चन में स्लोप पूछा गया, तो स्लोप कितना है यहाँ पे इस ग्राफ का 5/9, 9/5, 3/9, 1/9, क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना होना चाहिए यहाँ पे
5/9 होना चाहिए। तो हम जरूर देख लें यहाँ y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको देखो यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया है, सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस को ही कहते हैं, सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं डिग्री सेल्सियस में जब मेजरमेंट करते हैं, वैसे स्केल का नाम होता है सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, ओके क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहां तक हम लोगों ने थर्मोमीटर, टेम्परेचर इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम इसकी अगली चीज पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे थर्मोमीटर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को यूज किया था। क्या थी वो? हमने कैसे मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया, कैसे उसको बनाया। बेसिकली हमने नहीं, फ़ारेनहाइट ने सबसे पहले ये कैसे बनाया। उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी कि जो भी सब्सटेंसेज होते हैं ना, हीट करने पे वो एक्सपेंड करते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, उनका लेंथ बढ़ता है, उनका एरिया बढ़ता है, डेंसिटी उनका घट जाता है। ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की थी। सो यही कंक्लूजन, यही चीज़ जो उन्होंने कंक्लूजन लिया था, उसी पे अपना स्केल बना दिया, उसी प्रिंसिपल पे थर्मोमीटर बना दिया। पर ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे अब, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? थर्मल का मतलब टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से। एक्सपेंशन का मतलब है ऑब्जेक्ट का फैलना, उसकी वॉल्यूम का बढ़ना, एरिया का बढ़ना, लेंथ का बढ़ना, इसी को हम एक्सपेंशन कहा करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड, हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर रहा है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ एसिमेट्री इन इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ओके, ये क्या है? देखो इससे पहले ना लोगों को लगता था शायद जो एटम्स है ना उसके बॉन्ड भी स्प्रिंग की तरह है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, वाइब्रेट करता है, उनको लगता था एटम के बॉन्ड्स भी स्प्रिंग की तरह है। यानी कि अगर हम दो एटम्स को कंसीडर करें तो वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। किसी भी क्रिस्टल में दो एटम को कंसीडर करें, ऐसा लगता था कि वो भी एक स्प्रिंग की तरह है, वो खींचेंगे ऐसे ऐसे। यानी अगर आप हीट करोगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्राफ ऐसा होता है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है एक स्प्रिंग का, है ना। स्प्रिंग की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि सिमेट्रिकल ग्राफ। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। तो सिमेट्रिकल ग्राफ हम लोगों को नजर आता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल होता है। तो यानी कि अगर मॉलिक्यूल यहाँ जाए और यहाँ जाए, अगर कोई एटम इधर जाए और इधर जाए, इस तरीके से वाइब्रेट करे, वो एक्सपेंशन करे, कॉम्प्रेशन करे, सेम है। यानी कि ये ग्राफ हमें ये बताता है सेम एक्सपेंशन होना चाहिए, सेम कॉम्प्रेशन होना चाहिए। अगर आप किसी रॉड को देख रहे हो, आपको ये क्या है, रॉड वाइब्रेट करती हुई नजर आ रही है, आप होगे नहीं सर मजाक कर रहे हो, ये रॉड तो बिल्कुल स्टेबल है ना। ऐसी कोई मेटल की रॉड भी अगर मैं यहाँ रखूँ तो आप कहोगे नहीं सर स्टेबल है, इसमें कोई लेंथ ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, बट एक्चुअली ये भी वाइब्रेट कर रही होती है। हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है सर आप पे, आप झूठ बोल रहे हो, ये कहाँ वाइब्रेट कर रही है, ये तो एक कांस्टेंट लेंथ पे है। एक्चुअली इसका वाइब्रेशन बहुत फास्ट होता है। तो हर चीज़ क्या करती है? वाइब्रेट करती है। तो उसका जो वाइब्रेशन है इतना फास्ट है कि आपको पता नहीं चल रहा है, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन करती है, तो हमें नहीं पता। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी तो उतनी रहती है बट उसका जो एम्पलीट्यूड है बढ़ जाता है, इसलिए हीट करने पे ऑब्जेक्ट हमें लंबा नजर आता है। बट इस ग्राफ से तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई चीज़ हीट करने पे एक्सपेंड कर रही है तो कंप्रेस भी इतना कर रही है, तो जितना एक्सपेंशन होना चाहिए उतना कंप्रेशन होना चाहिए, तो उसकी लेंथ बड़ी नहीं दिखनी चाहिए। पर ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, इसका मतलब जो एटम्स हैं, अगर हम मान के चल रहे हैं एटम्स के बॉन्ड स्प्रिंग की तरह होते हैं, पहले ऐसा माना जाता था, बॉन्ड्स आर लाइक स्प्रिंग, है ना, बॉन्ड्स आर लाइक स्प्रिंग, ऐसा माना जाता था कि जो बॉन्ड्स हैं वो स्प्रिंग की तरह हैं। बट अगर हम बॉन्ड्स को स्प्रिंग की तरह मान लेंगे तो ग्राफ मेरा सिमेट्रिकल होना चाहिए, जितना एक्सपेंशन उतना ही कॉम्प्रेशन। अगर हमारी कोई चीज़ एक्सपेंड कर रही है, जितना एक्सपेंशन होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, उसका कॉम्प्रेशन होना चाहिए, उतना ही क्या होना चाहिए, कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन अगर बराबर होंगे तो कोई चीज़ अगर राइट जाएगी लेफ्ट भी उतना जाएगी, तो ओवरऑल आपको सेम लेंथ नजर आएगी। पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो ये नहीं होता। तो ये हाइपोथेटिकल कर्व है जो कि ट्रू नहीं है, ऐसा माना जाता था बट ये ट्रू नहीं है ना। तो यानी कि ये कर्व हमारा गलत है, तो हम इस थ्योरी को क्या कर देते हैं, डिस्कार्डेड। तो ये थ्योरी गलत है, डिस्कार्डेड का मतलब इसको गलत बोल दो, ठीक है ना, रॉन्ग थ्योरी। यानी कि अगर हम इसको स्प्रिंग की तरह मांगेंगे तो ये एक रॉन्ग थ्योरी हो जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया गया इसको। और जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आप लोग अब पढ़ते हो वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, फिजिक्स में भी आप देखोगे, इस तरीके से आपको बताया जाता है। ये एसिमेट्रिकल कर्व है, आप देख सकते हो। एसिमेट्री का मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि यहाँ बॉन्ड एग्जिस्ट करता है,
यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, वर्सेस डिस्टेंस मैं आर में लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, कंप्रेशन कम होता है। यानी कि अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो एक्सपेंशन ज़्यादा है, कंप्रेशन कम। तो ये मेरे को एक्सपेंशन बता रहा है। यहाँ पे अगर आप एक्सपेंशन की बात करो तो एक्सपेंशन ज़्यादा है और कंप्रेशन कम, यानी कि वाइब्रेशन तो है, अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो वाइब्रेशन तो है, बट आपका यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो कम है, एक्सपेंशन ज़्यादा है। तो यहाँ हीट करने पे चीज़ दूर ज़्यादा जाती है और इस साइड कम जाती है, तो ओवरऑल हमें इसकी लेंथ लंबी नज़र आती है। तो हीट करने से वाइब्रेशन तो होता है बट वो स्प्रिंग जैसा वाइब्रेशन नहीं है। स्प्रिंग में सिमेट्रिकल वाइब्रेशन होता है, कोई चीज इतनी दूर जा रही है तो उतनी ही पास आएगी, उतनी दूर जा रही है तो ओवरऑल लेंथ सेम नजर आनी चाहिए। बट एक्चुअली ये एक्सपेंशन मेरा कैसा है, ज्यादा और कंप्रेशन कम, यानी कि ये एसिमेट्रिकल है। देखो सिमेट्रिकल कर्व ऐसा होता है, एसिमेट्रिकल कर्व ऐसा है। आप देख सकते हो सिमेट्रिकल में जितना राइट उतना लेफ्ट, यहाँ पे जितना राइट लेफ्ट कम, यानी एक्सपेंशन ज्यादा कंप्रेशन कम, ठीक है ना। तो ये मेरा सिमेट्रिकल कर्व है, इसमें सिमेट्री है, और ये मेरा एसिमेट्रिकल कर्व है जिसमें एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब है वो सिमेट्रिक नहीं है, एक साइड ज्यादा एक साइड कम। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। तो इस कर्व की वजह से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि कोई चीज एक्सपेंड क्यों करती है। क्या हमारे को नीट में ये जरूरी है पढ़ना? बिल्कुल, आपसे जो एक आधा छोटा मोटा सवाल आपको बना के पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपसे ऐसे छोटे मोटे सवाल बना के पूछे जा सकते हैं कि क्या हम मॉलिक्यूल्स को स्प्रिंग मान के उसके लीनियर एक्सपेंशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो लीनियरली उसकी लेंथ बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है? नहीं, नहीं समझा सकते, क्योंकि स्प्रिंग एक सिमेट्रिकल कर्व देता है, उससे हम बोलेंगे एक्सपेंशन कंप्रेशन सेम है, तो वो हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। हालांकि अगर हम एसिमेट्रिकल कर्व लेंगे तो ये हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, ठीक है ना, यहाँ हीट करने पे जो एक्सपेंशन आपको नजर आ रहा है इज मोर देन कॉम्प्रेशन, इज मोर देन कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। सो इसका रिजल्ट क्या है, ओवरऑल, है ना, ओवरऑल लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर आप हीट करते हो तो लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। एक्सपेंशन ज्यादा कंप्रेशन कम, तो ओवरऑल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये कुछ इसी तरीके से है। अगर मैं यहाँ खड़े होके एक कदम लेफ्ट रखूं, फिर वापस आके एक कदम राइट रखूं, फिर वापस आ जाऊं, तो ये स्प्रिंग का मोशन हो गया, एक लेफ्ट एक राइट, तो मेरी मीन पोजीशन तो यही रही, मैं यही दिखूंगा। बट अगर मैं 2 कदम लेफ्ट रखता हूं और 1 कदम राइट रखता हूं, फिर 2 कदम लेफ्ट रखता हूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड ज्यादा झुका हुआ है, मैं ज्यादातर आपको इस डायरेक्शन में मिलूंगा क्योंकि मैं लेफ्ट साइड ज्यादा चल रहा हूं, है ना। तो यानी कि आप कह सकते हो एसिमेट्री से इसका एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन एक्सप्लेन होता है। जस्ट ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है। इसके बाद हम थोड़ा सा लीनियर एक्सपेंशन पे चर्चा करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं लीनियर एक्सपेंशन पे, ठीक है। अब अगर आपके सामने मैं कोई भी एक रॉड दे दूं, ठीक है ना, आपको कोई भी रॉड दे दूं किसी भी मेटल की, ठीक है ना, तो अगर आपको मैं कोई भी रॉड दे दूं, कोई भी मेटल की, किसी भी मटेरियल की रॉड दे दूं, तो हर एक रॉड की जो आप लंबाई कहते हो वो एक भ्रम है, एक छल है आपके लिए, क्योंकि किसी भी रॉड की लेंथ फिक्स नहीं है। हर टेम्परेचर पे उसकी अलग अलग लंबाई होती है। तो अगर आपको इस टेम्परेचर पे इसकी लेंथ ये दिख रही है तो अलग टेम्परेचर पे लेंथ अलग दिखेगी, किसी अलग टेम्परेचर पे लेंथ इतनी दिखेगी। तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि रॉड की कोई लेंथ होती है। हाँ, हर टेम्परेचर पे उसकी लंबाई अलग होती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें समझ नहीं आता। आप कहते हो सर हमने तो कभी नहीं देखा उसको लंबा होते हुए, छोटा होते हुए, क्योंकि वो डिफरेंस बहुत कम है, हमें ऑब्जर्व नहीं होता। वो अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से बारीकी से देखोगे, बहुत केयरफुल कैलकुलेशन करोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जाके देखोगे, तब जाके समझ में आएगा। वैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल से ऊपर ही होता है एक्सपेंशन, उससे तो ज़्यादा ही होता है, बट कम होता है, ठीक है ना, और डिपेंड करता है कि लंबाई कितनी है उसकी। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और आप कह रहे हो ये इसकी कुछ लेंथ है, ये इस ऑब्जेक्ट की, आपने कहा कि सर इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो एल है, आपने बहुत आराम से कह दिया इस ऑब्जेक्ट की लेंथ एल है, पर ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला मेरा टेम्परेचर टी है, लेंथ मेरी एल है, टेम्परेचर मेरा टी है, ठीक है ना। सो ये जो लेंथ है ये इस टेम्परेचर की हमारी कैसी लेंथ है, इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ है, यानी कि ना आपने इसको खींचा है ना दबाया है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। तो एल क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, नेचुरल लेंथ एट टेम्परेचर टी। ये नेचुरल लेंथ तो है, बट कौन से टेम्परेचर पे, टी, नेचुरल लेंथ एट टेम्परेचर टी।
है ना, आपने इसको खींचा नहीं है, इसको दबाया नहीं है। अगर आप इसको खींचते हो, दबाते हो, तो वो इसकी एक्सटेंडेड या कॉम्प्रेसिव लेंथ हो जाती है, या तो आपने उसमें एक्सटेंशन दिया है या कॉम्प्रेशन दिया है, सीधी सी बात है। अभी आपने इसको ना दबाया है, नहीं खींचा, आपने इसको छोड़ दिया है। भाई तू जो करना चाहता है कर, मैंने तो देखो इतना टेम्परेचर दिया, अब जो इसकी लेंथ है वो है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमने ऑब्जर्व किया है इसकी लंबाई बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है, इसकी ओवरऑल जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो लंबाई है, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, इसकी जो लंबाई है, ऑब्वियसली एरिया भी कम हो जाएगा, बट अभी हम सिर्फ लेंथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसकी जो ओवरऑल लंबाई है वो बढ़ जाती है। यानी कि अब इसकी जो लेंथ है, मैंने बोल दिया एल डैश हो गई, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, टेम्परेचर मेरा टी डैश हो गया। अगर टी डैश यहाँ पे ग्रेटर देन है टी, या फिर हम कह सकते हैं मेरा जो डेल्टा टी है, यानी कि टी डैश माइनस टी, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। डेल्टा टी डैश, यहाँ डेल्टा टी मेरा पॉजिटिव है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, तो इसकी लंबाई हमें बड़ी हुई नजर आएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे एल डैश ग्रेटर देन हमें एल नजर आएगा, ठीक है ना। एल डैश इज ग्रेटर देन एल। तो अगर हम एल डैश की बात करें, ये भी एक्चुअली नेचुरल लेंथ है, बट किस टेम्परेचर पे, टी डैश पे। बट इसी को मैं बोलूंगा एक्सटेंडेड लेंथ एट टेम्परेचर टी, यानी कि एक्सटेंशन जो हुआ है मेरा वो टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ है। बट अगर मैं एल डैश की बात करूं, ये भी नेचुरल लेंथ ही कहलाती है टी डैश टेम्परेचर पे। एल नेचुरल लेंथ है टी टेम्परेचर पे, एल डैश नेचुरल लेंथ है टी डैश पे, बट हम एल डैश को एक्सटेंडेड लेंथ बोल सकते हैं टी टेम्परेचर पे, यानी कि एक्सटेंड कर चुकी है। तो हम इसी को एक्सपेंशन बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पहले ये लेंथ दिख रही थी, जो बाद में लेंथ दिखती है उसको हम फाइनल लेंथ कहते हैं, है ना। तो यानी कि एल डैश क्या है, मेरी फाइनल लेंथ है, ठीक है ना। हम बोलेंगे ये मेरी फाइनल लेंथ है। हम टी डैश को हम बोलेंगे ये मेरा फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल लेंथ, फाइनल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। अब जो डेल्टा एल है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल का मतलब क्या होगा हमारा, चेंज इन लेंथ। चेंज का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना। चेंज का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। एल डैश माइनस एल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एल, ये किस पे डिपेंड करती है, जो डेल्टा एल है वो डिपेंड करता है, डेल्टा एल दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। भाई ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दूसरा जो डेल्टा एल है ये प्रोपोर्शनल होता है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, यानी कि अगर पहले से रॉड की कुछ लेंथ है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर रॉड की पहले से लेंथ है, उस पर भी डिपेंड करता है बढ़ेगी कितनी। छोटी रोड है तो कम लेंथ में एक्सटेंशन आएगा, बड़ी रोड है तो एक्सटेंशन भी ज्यादा आएगा, याद रखना। यानी कि ये दोनों पे डिपेंड करता है, छोटी रोड में कम एक्सटेंशन आता है, बड़ी रोड में ज्यादा आता है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे कम एक्सटेंशन आएगा, कम लंबाई बढ़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, ये हो जाता है एल और डेल्टा टी के। और यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट डाल देते हैं, उस कांस्टेंट को हम लिख देते हैं अल्फा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है ना, अल्फा एल डेल्टा टी। तो यानी कि यहाँ पे ये जो अल्फा है दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर हम बात करें अल्फा की, ये हमें बताता है ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी को, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी कि हर मटेरियल के लिए अलग है। आप कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, सबकी आइडेंटिकल वायर्स लेके सबका टेम्परेचर सेम बढ़ाओ, सब में डेल्टा एल अलग मिलेगा। उसका जो एक रीजन है वो ये है कि सब अलग अलग मटेरियल है। अरे यार, आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं तो सेम ही चीज पढ़ा रहा हूँ ना, पर कोई ज्यादा नंबर ला रहा है, कोई कम ला रहा है, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये आपका अपना अल्फा है। वही यहाँ पे भी है। अगर सारे मटेरियल सेम लेंथ, सेम एरिया, सेम लेंथ की अगर हम मटेरियल ले रहे हैं, सेम टेम्परेचर का इंक्रीमेंट दे रहे हैं, सबकी लंबाई सेम बढ़नी है? नहीं, हर एक मटेरियल में अलग अल्फा होता है। किसी मटेरियल का अल्फा कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। जिसका अल्फा कम है ना, अगर हम ध्यान से देखेंगे, जिसका अल्फा कम है वो कम एक्सपेंशन दिखाएगा, जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंशन दिखाएगा, ठीक है ना। जिसका अल्फा कम है वो कम एक्सपेंशन दिखाएगा, जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंशन दिखाएगा। तो यहाँ पे भी हम अगर ध्यान से देखेंगे, डेल्टा एल अल्फा पे डिपेंड करता है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा, वो एक्सपेंशन ज्यादा हम लोगों को दिखाता है। ओके, हाँ, पीछे मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, आई थिंक मैंने वहां पे भी कुछ बोला था एक्सपेंशन के बारे में, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम मर्क्यूरी की बात कर रहे थे, ठीक है ना।
तो एक बार जरा इसमें करेक्शन जरूर कर लेना। मैंने जब बताया था यहाँ मर्क्यूरी के बारे में तो मर्क्यूरी का अल्फा ज्यादा होता है, शायद मैंने कम बोल दिया था वहां पे, याद रखना अल्फा फॉर मर्क्यूरी इज हाई, है ना, इसका अल्फा हाई होता है, इसका हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, शायद मुझे लगता है, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है ना, आप एक बार चेक करना, अगर मैंने लो बोला होगा तो हाई है, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंड होता है, इट इजिली एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक बार टॉपिक पे आते हैं दोबारा से, ठीक है। सो यहाँ पे जिसका अल्फा ज्यादा उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा, वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। ये तब देखेंगे जब मटेरियल अलग है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 10 तरीके की रॉड्स हैं और 10 की 10 आयरन की ही है तो अल्फा सेम, अगर सारी रॉड्स एल्यूमिनियम की हैं तो सभी का अल्फा सेम। तो अल्फा तब बदलेगा जब मटेरियल बदलेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें, मैं अल्फा को ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे, दिस इज मटेरियल्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी को ही हम लोग कह रहे हैं। अल्फा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग अलग होगा, सभी के लिए हम देखेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे बाद में लेटर ऑन, बट अभी हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल हमें क्या रिजल्ट मिला, अगर हम ध्यान से देखें, हमें यह पता चला कि अगर मेरे पास कोई रॉड है ना, एक छोटी एक बड़ी, है ना, मान लो एक छोटी है एक बड़ी है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो ज्यादा एक्सपेंशन किस में मिलेगा, बड़ी रॉड में, है ना। मान लो इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है ना, दोनों का अल्फा सेम है। मैं अल्फा को ऐसे लिख दूं, चलेगा ना, क्योंकि मुझे आदत है, आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी मत समझ लेना, ये अल्फा का साइन है, ठीक है। दोनों का ये अल्फा सेम है, इसका मतलब है सेम मटेरियल। अगर हम सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं, दोनों की लेंथ हमें पता है, दोनों का टेम्परेचर पहले T ही था, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दोनों में मुझे एक्सपेंशन मिलेगा, ये रोड भी लंबी हो जाएगी, इसकी लेंथ L1 डैश हो जाएगी, ये वाली रोड भी लंबी हो जाएगी, इसकी लेंथ मेरी L2 डैश हो जाएगी, है ना, और टेम्परेचर मैंने T डैश कर दिया, T डैश कर दिया, है ना। इसमें एक्सपेंशन मिला डेल्टा L1 डैश, इसमें एक्सपेंशन मिला डेल्टा L2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर L2 L1 से बड़ा है, यानी कि सेम टेम्परेचर पे L2 L1 से बड़ा था, तो जो एक्सपेंशन होगा वो भी ज्यादा किस में मिलेगा, L2 में। तो यहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं डेल्टा L2 डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा L1 डैश, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। आप डेल्टा L2 डैश मत डालो, सिर्फ L2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा L1 लिख दो, डेल्टा L2 लिख दो, तो आप क्लियरली कह सकते हो डेल्टा L2 डेल्टा L1 से यहाँ पे बड़ा होगा। डेल्टा L1 का मतलब है जो एक्सपेंशन मुझे इस वाली में मिला है, ऊपर वाली रोड में, और इस दोनों में ही हमें एक्सपेंशन मिला होगा ना, दोनों की लंबाई बढ़ गई होगी, इसमें जो लेंथ बढ़ गई होगी इसको डेल्टा L1 कह दिया, जो ऊपर वाली रोड की लेंथ बढ़ गई होगी इसमें जो एक्सपेंशन आया है इसको डेल्टा L2 कह दिया। ओके, क्लियर है। सो ओवरऑल एक बार रिजल्ट को यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल का जो फॉर्मूला हमने देखा वो देखा हम लोगों ने अल्फा, है ना, मैं अल्फा को ऐसे ही लिख रहा हूं, अल्फा एल डेल्टा टी, है ना। यहाँ पे एल का फॉर्मूला क्या था, एल डैश माइनस एल, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एल को राइट साइड ले जा सकता हूँ, तो फाइनल लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी, एल प्लस अल्फा एल, ठीक है ना, एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। आप चाहो तो यहाँ से एल को कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ में एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल जाता है। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आप फॉर्मूला देख सकते हो। तो दो फॉर्मूलाज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों फॉर्मूलाज को एक बार एक साथ लिख रहा हूं यहाँ पे। चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड करता है, एल पे, अल्फा पे, डेल्टा टी पे। फाइनल लेंथ की अगर हम बात करूं वो डिपेंड करता है एल 1 प्लस, ठीक है ना, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला सब आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला सब आप लोग याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि यहां पे जो हमने एक्सपेंशन लिया है वो लेंथ का लिया है। अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कॉपर के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, अगर आप मटेरियल नहीं बदलते तो अल्फा सेम रहता है। तो जैसे हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट के एरिया की बात करें तो उसमें भी एक्सपेंशन आता है। यानी कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट अस से मैं इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, अभी समझने के लिए मैंने एक शीट ले ली, एक प्लेट ले ली, इससे थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं पहले मान लेता हूँ, इनिशियली इसकी मान लेता हूँ कुछ लेंथ है, तो अगर हम इसकी लेंथ मान लेते हैं स्मॉल एल, इसकी कुछ ब्रेथ मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल बी, तो हीट करने के बाद इसकी लेंथ बदल जाएगी, लेट अस से एल डैश हो जाएगी,
और इसकी जो ब्रेथ है वो बदल जाएगी बी डैश। ऑब्वियसली जो पहले एरिया था वो ए था, है ना, वो कितना था एल इंटू बी, और जो फाइनल एरिया हो जाएगा ए डैश जो हो जाएगा एल डैश बी डैश, फाइनल एरिया हो जाएगा ए डैश जो हो जाएगा एल डैश बी डैश। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, मैं फाइनल एरिया की बात करूं, फाइनल एरिया को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि लेंथ में लीनियर एक्सपेंशन हुआ है और ब्रेथ में, आप इसकी लंबाई भी बढ़ गई ब्रेथ भी बढ़ गई, पर लेंथ और ब्रेथ दोनों में लीनियर एक्सपेंशन हुआ है। हम एल डैश को लिख सकते हैं यहाँ पे एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये टी टेम्परेचर पे था, ये टी डैश टेम्परेचर पे है, और बी डैश को हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली बी 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। बी क्या है मेरी ब्रेथ, ब्रेथ में भी लीनियर एक्सपेंशन लेंथ में भी, दोनों में अल्फा सेम होगा, एक ही मटेरियल है ना बेटा, लेंथ में लीनियर एक्सपेंशन ब्रेथ में लीनियर एक्सपेंशन, लेंथ बड़ी ब्रेथ बड़ी, तो एल डैश की जगह आप डाल दो यहाँ एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी और बी 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी हमने बी डैश की जगह डाल दिया। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लियरली एल बी को एक साथ रख सकते हैं और यहां से आ जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ओके, सो आप लोगों को याद होगा हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में एक चीज सीखी थी, हम लोगों ने देखा था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता था, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता था 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स कह सकते हो, पर कब, जब मेरा x 1 से बहुत छोटा हो, है ना, जैसे कि 1 प्लस अगर मैं लिख रहा हूँ 0.0003 और इसकी पावर है 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 इंटू 0.0003 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है ना, तो इसको आप लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल है ना, समझाने के लिए मैंने समझाया है। एक्स अगर ऐसे छोटा है, एक्स अगर 1 से छोटा है तो कर सकते हो, इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन चलता है क्यों, क्योंकि जो अल्फा होता है ये बहुत छोटा है, अल्फा इन जनरल, है ना, अल्फा की जो वैल्यू होती है अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इट इज इन रेंज ऑफ, ठीक है ना, इट इज इन रेंज, इसकी आपको वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए किस में होती है, हर एक मटेरियल के लिए अलग है, बट इसकी जो वैल्यू है वो 10⁻⁻5 में है। यूनिट क्या हो सकती है इसकी, अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमने यूनिट पे चर्चा तो की नहीं, है ना, अगर आप यूनिट पे चर्चा करोगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे अल्फा निकालोगे तो यहां से अगर हम अल्फा की बात करें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एल और ये एल इनकी यूनिट सेम है, यानी कि ये आ जाएगा पर केल्विन, इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पर केल्विन, है ना, पर केल्विन। ओके, पर केल्विन में आ जाएगा। आप इसको पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में ले या केल्विन में फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल लिया था, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स लिए थे, तो अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो 5 केल्विन बढ़ता है, चेंज इन टेम्परेचर सेम रहता है। मैं ये नहीं कह रहा 5 डिग्री सेल्सियस और 5 केल्विन सेम है, ये नहीं कहा। मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता हूँ, मान लो वो 50 से 52 करता हूँ, तो केल्विन में भी सेम राइज आपका करेगा। ठीक है ना, मान लो किसी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में 274 केल्विन हुआ, अगर मैंने उसको 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो यानी कि मैंने 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा वहाँ पे, है ना, तो 274 से लेके 276, अगर मैं 1 से 3 कर रहा हूँ तो वहाँ 274 से 276 यानी 2 डिग्री सेल्सियस का राइज और 2 केल्विन का राइज। ठीक है ना, 274 केल्विन से 276 केल्विन, वहाँ भी 2 केल्विन का चेंज है, 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस भी 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, यानी कि जो चेंज है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में वो बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ इसकी यूनिट पर यूनिट केल्विन यानी कि केल्विन इनवर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जो यूनिट है वो केल्विन इनवर्स है, या फिर लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है ना, आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, पर इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, आप देख सकते हो ये इसमें होता है पर केल्विन, या फिर आप लिख सकते हो 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, पर केल्विन या फिर 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे चेंज इन टेम्परेचर अगर आप 100 भी लोगे तो भी ये नंबर 1 से बहुत छोटा है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको आगे ले जा सकते हो, यानी कि ओवरऑल आप इसको लिख सकते हो एल बी 1 प्लस, है ना, यहाँ से इसको लिख सकते हो एल बी 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना, आप 2 को यहाँ आगे की तरफ ले जा सकते हो, और एल बी कितना हो जाएगा, इसको हम एरिया कह सकते हैं,
1 + 2 अल्फा डेल्टा टी। आ गया समझ में? ठीक है ना। यानी कि अब अगर हम ध्यान से देखें, इन शॉर्ट जो आपका फाइनल एरिया है वो इनिशियल एरिया 1 + 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है ना, यही हो जाएगा ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हम देख सकते हैं, यहां पे 2 अल्फा को हम क्या लिख देते हैं, यहां पे हम 2 अल्फा को लिख देते हैं बीटा डेल्टा टी, और बीटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। यहाँ पे जो बीटा है इसको हम 2 अल्फा से हटा देते हैं। वैसे 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, बट हम ना 2 अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। पर 2 अल्फा बार बार लिखने से बेटर है, हमने इसको एक सिंबल दे दिया बीटा, तो 2 अल्फा को ही हमने बीटा बोल दिया। और बीटा को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कोफिशिएंट है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ये एरिया का एक्सपेंशन दे रहा है, तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है ना, इसी को हम डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। सेम इसी तरीके से हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कर सकते हैं, जहां पे हम कोई क्यूब या क्यूबॉइड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कोई क्यूब या क्यूबॉइड ले सकते हैं। इसकी लेंथ ले लेते हैं L, ब्रेथ ले लेते हैं B, हाइट ले लेते हैं LBH, हम इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे भी आप लेना चाहो। और जब आप इसको हीट करोगे तो इसका साइज भी बढ़ जाएगा। जब आप इसको हीट करोगे तो आप देखोगे इसका साइज भी बढ़ जाएगा। इसको हीट करने से इसका साइज भी ऐसे इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे ये बढ़ जाएगा। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी ब्रेथ बढ़ जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ये B डैश हो जाएगा, ये L डैश हो जाएगा, ये H डैश हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो हो जाएगी L डैश, B डैश, H डैश, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे L 1 + अल्फा डेल्टा टी, है ना, फिर हम लिखेंगे B 1 + अल्फा डेल्टा टी, फिर हम लिखेंगे H 1 + अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी V डैश को हम लिख सकते हैं LBH 1 + अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, है ना। और LBH क्या है, जो हमारी पहले वाली वॉल्यूम थी, LBH जो पहले वाली वॉल्यूम थी, हम इसको लिख सकते हैं पहले वाली वॉल्यूम 1 + 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना, 1 + 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 3 अल्फा को लिख सकते हैं हम गामा, है ना। तो ये बन जाएगा 1 + गामा डेल्टा टी। ऐसे ही अब हम गामा को क्या डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। दिस इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, यानी कि ये 3 गुना हो गया लीनियर एक्सपेंशन से। ठीक है, हमारा जो बीटा आया था वो 2 टाइम्स अल्फा आया था, बट जो मेरा गामा आया है वो 3 टाइम्स अल्फा आया है। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा से, बीटा से हम लिखेंगे एरियल एक्सपेंशन, और वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम लिखते हैं गामा से। ठीक है ना। सो बहुत सिंपल है, आप लोगों को ये डेरिवेशन से ज्यादा तो हमें बस ये याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, आपसे बोलेगा अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बताओ। ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हो अल्फा रेशियो 2 अल्फा रेशियो 3 अल्फा, है ना, क्योंकि बीटा को 2 अल्फा और गामा को 3 अल्फा लिख सकते हो। अल्फा 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 कट जाएगा तो ये रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 आ जाएगा, सिंपल। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1 रेशियो 2 रेशियो 3 इजीली निकाल सकते हो आप, इसमें कुछ खास तो है नहीं, है ना। इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इजीली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ठीक है, ओके। सपोज देयर इज अ होल इन अ कॉपर प्लेट, ऑन हीटिंग द प्लेट द डायमीटर ऑफ होल वुड। देखो अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मान लो कोई भी प्लेट है हमारे पास, कोई भी शीट है, आपसे बोले इसके अंदर कोई होल है, सुराख है, कुछ भी, हमें ऐसे भी दे सकते हैं, हो सकता है एक डिस्क दे उसके अंदर छेद है, ऐसे भी बोल दे, है ना। ये डिस्क है, इसके अंदर होल है, कोई प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, इसके अंदर होल है, कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे कैविटी है, होल है, हमने काट दिया, यहाँ मटेरियल है और बीच में होल है। तो आप इतना याद रखना, हमें सिर्फ एक रूल याद रखना है, आप किसी भी 2 पॉइंट्स को ले लो, किसी भी 2 पॉइंट्स को, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, हीट करने पे हमेशा एक्सपेंशन होगा, हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर हम हीट करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि ये होल का जो साइज है वो भी बढ़ेगा। चाहे मैं यहां ले लूं, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स की बात करो, आप हीट करोगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, आप हीट करोगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर आप इसको हीट करोगे तो एक ये बड़ी सी डिस्क बन जाएगी, जिसका होल भी बड़ा हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। पहले डिस्टेंस कम होगा, बाद में ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो होल भी बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं, अगर मैं इस डिस्क को हीट करूं तो ये एक बहुत बड़ी डिस्क बन जाएगी, जिसमें आपका होल का साइज भी बढ़ेगा और इनका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। पहले डिस्टेंस और बाद में अगर आप डिस्टेंस कवर करोगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और होल का साइज भी बड़ा होगा।
यानी कि किसी भी 2 पॉइंट की अगर आप बात करोगे उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहां पे आपसे होल की बात पूछ रहा है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है ना, कोई भी प्लेट हो, किसी तरीके की भी प्लेट हो, उसमें होल करोगे तो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। रेशियो अमॉन्ग द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा, एरियल एक्सपेंशन बीटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, अगर हम ध्यान से देखें इनका रेशियो 1:2:3 है। कई जगह एरियल एक्सपेंशन को सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कह देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। कई जगह इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी लिख देता है, वो एरियल एक्सपेंशन ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें, वो सुपरफिशियल लिख देगा एरियल एक्सपेंशन को। If length of a cylinder on heating increases by 2%, then the area of its base will increase by, तो कह रहा है अगर लेंथ मेरी 2% इंक्रीज होगी तो बेस का एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो लीनियर एक्सपेंशन है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होगा, अगर किसी की लेंथ होगी एल, अल्फा डेल्टा टी, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा, आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एल बाई एल, ये कितना हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। 2% इंक्रीज हो रहा है, 2% का मतलब है यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें 2% दी है, यानी कि डेल्टा एल बाई एल हमें मिल जाएगा 2 × 10⁻²। ठीक है ना। सो अगर हम ध्यान से देखिए लेंथ में इंक्रीज कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है। सो अगर हम बात करें बीटा की, तो बीटा कितना होता है हमें पता है, 2 टाइम्स अल्फा होता है। लेंथ में इंक्रीमेंट इतना हो रहा है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारा बी में कितना होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लो, आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी, है ना, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो अब आपसे बोल रहा है एरिया में कितना होगा, अब हम डेल्टा ए को लिख सकते हैं ए और बीटा डेल्टा टी। ठीक है ना। तो अब आपसे डेल्टा ए बाई ए की बात कर रहा है, तो डेल्टा ए बाई ए किसके इक्वल होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम अल्फा डेल्टा टी। और हम जानते हैं 2 टाइम अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू हमें पता है डेल्टा एल बाई एल है, यानी कि 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल होगा, यानी कि 2 × डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻² है, यानी ये 4 × 10⁻² होगा। तो इसको आप देख सकते हो, ये हमें डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू मिली है 4 × 10⁻²। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका 4%। वैसे इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया, आपको ये क्वेश्चन ऑरली हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ समझाने के लिए किया है। अगर आप नीट एस्पिरेंट है, आप सीबीएसई का एग्जाम थोड़ा देने जा रहे हैं, आप नीट एस्पिरेंट है, ये आपको इतना नहीं लिखना। आप डायरेक्ट देखो कि सर यहाँ पे उसने जो लेंथ का एक्सपेंशन दिया है वो 2% है, तो एरिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे वो एरियल एक्सपेंशन पे करता है। और लेंथ और एरिया में हम क्या रिलेशन जानते हैं, बीटा 2 टाइम्स अल्फा है, तो लेंथ अगर 2% बढ़ रही है तो एरिया 4% बढ़ेगा। हाँ, ये तब एप्लीकेबल है जब ये एक्सपेंशन 9% से छोटा है, 8-9% से छोटा है, छोटा नंबर है। अगर यहाँ 20-30% बोलता तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से इस क्वेश्चन को करना पड़ता, वो भी हम करेंगे बाद में। बट अभी याद रखना, अगर यहाँ पे लेंथ में चेंज हमें दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया है 2%, अगर ये लेस देन 9% 10% है तो चलेगा। लेंथ में अगर 2% चेंज है तो एरिया में 4%, लेंथ में 3 है तो एरिया में 6। अच्छा, वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, अगर लेंथ में 2 है, एरिया में 4 और वॉल्यूम में हमें पता है 3 टाइम्स हो जाएगा 6%। लेंथ में अगर 1% है, एरिया में 2%, वॉल्यूम में 3%। लेंथ में 3% है, एरिया में डबल कर दो 6 और वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 9%। पर ये चेंजेस तभी काम करेंगे जब परसेंटेज चेंज हमारा 9% 10% से छोटा हो। छोटे परसेंटेज चेंजेस के लिए ये चलेगा, बड़े के लिए नहीं। हालांकि मैंने इसको यहाँ पे प्रूफ किया है, बट आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है यार, ये तो बहुत आसान है। इसको प्रूफ करने बैठोगे 1 मिनट खा जाएगा आपका, क्यों करना है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ डेल्टा एल बाई एल निकाला, बीटा को 2 अल्फा डाला, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, अल्फा की वैल्यू डाली। बट आप लोगों को एग्जाम में ये चीज नहीं करनी है, आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने एक होल वाला एक क्वेश्चन किया था। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल मेटल रोड है जिसको इस तरीके से ऐसे बेंड कर दिया है ना, और उसने इसको रिंग शेप दे दिया है, और उसके बीच में यहाँ पे इसका जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली आर हो गया, और बीच में छोटा सा गैप है। सो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर आप हीट करोगे, आप 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, है ना, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, है ना,
एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो। अगर आप हीट करोगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, यानी x भी बढ़ जाएगा, इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा और इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली सब कुछ बढ़ना ही चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप इंक्रीज करोगे x, r एंड d ऑल इंक्रीजेस, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सब कुछ यहाँ पे बढ़ेगा ही। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मजेदार है। यहाँ पे क्या कहता है, अ स्टील टेप गिव्स द करेक्ट मेजरमेंट्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक स्टील टेप ली, आपने देखा है वो घर पे जब कई बार कारपेंटर आता है ना, तो वो जो लकड़ी वगैरह का काम करने आता है या डिफरेंट तरीके के आपके घर में फर्नीचर वगैरह का काम करने आता है, तो वो एक स्टील की इंच टेप लाता है ना, देखा है ना आपने, उसको सेंटीमीटर्स में भी होती है, इंचेस में भी होती है, जिसको आप इंच टेप भी बोल देते हो कई बार, पर उसकी स्टील की होती है। हमारे घर पे जो होती है वो जनरली दूसरी वाली होती है ना, वो प्लास्टिक वगैरह की बनी होती है, बट उसकी इनकी स्टील की होती है, मेटल की होती है। तो आप देख सकते हो स्टील की एक टेप है, मान लो ऐसे एक स्टील की टेप है, आप ऐसे कंसीडर कर लो, तो उसमें ऐसे ऐसे आपको मार्क्स नजर आते हैं, है ना, इस तरीके से आपको डिफरेंट, है ना, इस तरीके से आपको ऐसे 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 निशान नजर आते हैं, इस तरीके से उसमें मार्क्स बने होते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से होते हैं ना। तो आप स्टील टेप से आप क्या करते हो, मेजरमेंट लेते हो, है ना, ठीक है। तो उसने बोला ये स्टील टेप 20 डिग्री सेल्सियस पे सही काम करती है, यानी कि इट गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे सही देती है। A wooden piece of wood is being measured with the steel tape at 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये करेक्ट टेप है, ये सही वाली टेप है, करेक्ट टेप, तो करेक्ट टेप है, मैं ऐसे मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये इसकी 0 है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसकी रीडिंग कुछ 50 है ना, तो ये मेरी करेक्ट टेप है। तो अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये एक्सपेंड होती है, टेम्परेचर घटाने पे क्या हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगी, है ना, हाँ सर, टेम्परेचर घटाने पे ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे टेम्परेचर घटाने पे ये कंप्रेस हो जाएगी, तो ये ऐसी नजर आएगी, है ना, ये पास पास हो जाएंगी, आपकी ग्रिड्स पास पास हो जाएंगी। तो अब ये टेप सही नहीं है ना, क्योंकि ये क्या बोल रही है, ये टेप कह रही है यहाँ से लेके यहाँ तक 50, मान लो ये सेंटीमीटर्स में, वो कह रही है ये 0 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, कौन सी टेप सही है, ऊपर वाली, क्योंकि 50 सेंटीमीटर इतनी लेंथ है, बट ये टेप कह रही है 50 सेंटीमीटर इतनी लेंथ है, यानी कि ये टेप खराब हो चुकी है। और इस टेप से अगर आप मेजर कर रहे हो, इस टेप से आप मेजर कर रहे हो एक वुडन पीस को, है ना, और ये कितनी रीडिंग दे रहा है उसकी, ठीक है ना, द रीडिंग इज 20 सेंटीमीटर ऑन द टेप, है ना। तो अगर आप एक वुडन ब्लॉक की यहाँ रीडिंग ले रहे हो, पीस ऑफ वुड की, वो हमें बोल रहा है 25, यानी आपने एक वुडन ऑब्जेक्ट लिया, वो हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी रीडिंग कितनी दे रहा है, 25 सेंटीमीटर। तो रियलिटी में ये 25 सेंटीमीटर है या 25 सेंटीमीटर से ज्यादा या कम, हमें ये सोचना है। वो बोल रहा है ये 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये टेप गलत रीडिंग देती है, वो छोटे ऑब्जेक्ट की रीडिंग ज्यादा देती है, ये टेप कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, क्योंकि देखो ना इसकी जो लेंथ है वो छोटी हो गई है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, बट आप रीडिंग ले रहे हो 0 पे, ठंड में ये सिकुड़ जाती है, ये टेप छोटी हो जाती है, और समर्स में ये एक्सपेंड कर जाती है। अभी ये टेप छोटी हो गई है ना, जो लेंथ 50 सेंटीमीटर इतनी होती है, ये लेंथ को 50 सेंटीमीटर इतना बता रही है, यानी कि ये रीडिंग ज्यादा दे रही है। आप ये नहीं कह सकते, आपको पता है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर ये 50 सेंटीमीटर का बता रही है तो वो रियलिटी में 50 थोड़ा ना, अगर आप ऊपर वाले से कंपेयर करोगे उसकी लेंथ तो 50 से कम है ना। तो अगर ये इस लेंथ को 25 कह रही है तो रियलिटी में ये लेंथ 25 से तो कम है ना, ऐसे सोचो, है ना। अगर ये इस लेंथ को 25 बोल रही है, बट अगर आप रियल स्केल पे मेजर करोगे तो 25 तो इतना होना चाहिए, ये 25 थोड़े ना, ये लेंथ 25 से कम है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 25। समझ में आ रहा है, यानी कि आप क्लियरली देख सकते हो, अगर कोई स्केल किसी एक टेम्परेचर पे कैलिब्रेट किया गया, उस टेम्परेचर पे मेजरमेंट के लिए बनाया गया, अगर विंटर्स में देखोगे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वो जो भी रीडिंग देगी वो रियल रीडिंग से ज़्यादा होगी, है ना, जो वो रीडिंग देगी वो रियल रीडिंग से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो रियल रीडिंग है वो जो रीडिंग दे रहा है उससे कम होनी चाहिए, यानी कि अगर स्केल से 25 आ रहा है तो आंसर 25 से कम होना चाहिए। बट अगर हीट कर देते यानी समर्स में देखते तो ये स्केल एक्सपेंड हो चुका होता, जो एक्चुअली 60 सेंटीमीटर है, 60 या 70 सेंटीमीटर को ये 50 बताता, तो आप कहते हैं अरे सर ये स्केल तो रीडिंग कम दे रहा है, तो रियल रीडिंग ज़्यादा होती वहाँ पे। तो उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पे उसने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का, तो उसने 25 को मेजर किया, बट आपको पता है जो रियल रीडिंग है वो 25 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो रियल रीडिंग है वो 25 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बट आप जानते हो अगर ये स्केल विंटर्स की जगह समर्स में देखा जाता, मान लो यहाँ टेम्परेचर बोल देता 40 डिग्री सेल्सियस,
तो आप जानते हैं ये स्केल क्या हो चुका होता है, एक्सपेंड हो चुका होता। फिर जो ये रीडिंग देता है वो कम दे रहा होता है, उस केस में आपका आंसर आता है ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, यहाँ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाय 0.15% व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 24 डिग्री सेल्सियस, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एक स्फीयर है जिसको हीट कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हम देखते थे फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, हमने देखा था इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो अगर हम डेल्टा वी की बात करें, ये हो जाएगा हमारा कितना, वी टाइम्स गामा डेल्टा टी, वी टाइम्स गामा डेल्टा टी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो डेल्टा वी बाई वी हमें क्या दे देगा, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हम जानते हैं डेल्टा वी बाई वी का परसेंटेज चेंज ये होता है, दिस इज परसेंटेज चेंज, दिस इज 0.15। तो जो फ्रैक्शनल चेंज होगा बेसिकली डेल्टा वी बाई वी वो कितना हो जाएगा, 0.15 बाई 100, 0.15 डिवाइडेड बाई 100, और वो मुझे मिल जाएगा गामा डेल्टा टी। सो बस हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चाहिए। हमें पता है इसको हम 3 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0.15 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि यहाँ पे अगर मैं अल्फा की बात करूँ ये होगा 0.15 डिवाइडेड बाय 100, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 डेल्टा टी, यानी कि 3, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 24 है। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 24 है। ठीक है, अब आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। ऊपर इसको लिख सकते हो 10 की पावर -2, इसको लिख सकते हो 10 की पावर -2, और नीचे भी 100 है तो एक और 10 की पावर -2 चला जाएगा ऊपर, और 3 से 5 चला जाएगा, ये है ना, क्योंकि हम इसको 0.15 को हम लिख रहे हैं 15 इंटू 100, ठीक है ना, 15 इंटू 10 की पावर -2, सॉरी 15 इंटू 10 की पावर हम क्या लिख रहे हैं इसको, -2, तो 10 की पावर -2, और नीचे से 10 की पावर -2, और 3 से फिर हम इसको काट देंगे, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा अगर आप ध्यान से देखोगे, 24। ठीक है, सो यहाँ से कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देख रहे हो, 5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 24, ये आ जाएगा हमारा। सबसे क्लोजेस्ट आंसर हम लोगों को यहाँ पे चूज करना है। सो सबसे क्लोजेस्ट आंसर के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 1, और इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 लिख देता हूँ, वैसे 24 है, अप्रॉक्सीमेटली 5 लिख देता हूँ, तो ये 0.2 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर अब हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे क्लोजेस्ट आंसर अब अगर हम यहाँ से चूज करना है तो क्या आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा हमारा जो आंसर है वो 2 से बड़ा आना चाहिए, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा और कैलकुलेट करें, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 24 आप करके देख सकते हो, 5 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो आपको नजर आएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, लगा लिया आप लोगों ने, क्या ये सबसे क्लोजेस्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो 5/24 को जस्ट मैंने इजी कैलकुलेशन करने के लिए 5/25 मान लिया है ताकि इजी हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली ये 0.2 इंटू 10 की पावर -4 होगा, जिसको आप 2 इंटू 10 की पावर -5 कह सकते हो, ठीक है ना। तो यही क्लोजेस्ट है ना, और कोई ऑप्शन आपको इसमें क्लोजेस्ट दिख रहा है, देखो 2.5 से काफी दूर है आंसर, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट ले लोगे तो भी 2.01 कुछ ऐसा आ जाएगा, 2.08 कुछ आ जाएगा, तो फिर भी आपका आंसर सबसे क्लोज यही रहेगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर केल्विन भी लिख सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ओके, if two rods of length L and 2L having coefficient of linear expansion alpha and 2 alpha respectively are connected as they are connected so as their connected length becomes 3L, the average coefficient of linear expansion। यहाँ क्या है, दो चीजों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, आप ऐसे समझ सकते हो, अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ मेरी L1 है, एक रॉड है जिसकी लेंथ मेरी L2 है, अगर आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा इफेक्टिव, ठीक है ना। तो यहाँ से जो चेंज इन लेंथ आएगा डेल्टा L1 आएगा, यहाँ से जो चेंज इन लेंथ आएगा डेल्टा L2 आएगा, दोनों की लेंथ बढ़ेगी, है ना, दोनों को ज्वाइन कर दिया दोनों की लेंथ बढ़ेगी, तो टोटल लेंथ जो बढ़ेगी वो डेल्टा L है, यहाँ से जो बढ़ेगी हमारी वो टोटल लेंथ है ना। डेल्टा L1 को हम क्या लिख सकते हैं, L1, ठीक है ना, डेल्टा L1 को हम लिख सकते हैं L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, यहाँ से इसको लिख सकते हैं L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, और यहाँ से जो हम लिख सकते हैं टोटल लेंथ मेरी L1 प्लस L2 है, और यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा इफेक्टिव और डेल्टा टी। तो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कट जाएगा, यानी कि अल्फा इफेक्टिव का एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 प्लस डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2,
ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे केस में अल्फा 1 कितना है, हमारे केस में जो पहली लेंथ है वो L है, पहला वाला अल्फा ये है, यानी कि हम लिखेंगे अल्फा L। ठीक है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा, और जो पहली वाली लेंथ है वो कितनी है L, प्लस अल्फा 2 कितना है हमारे पास 2 अल्फा, ये कितना है मेरे पास 2 अल्फा, और लेंथ मेरी कितनी है 2L, और डिवाइडेड बाई कितना है, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा L प्लस 2L यानी कि 3L। तो ऊपर कितना आ जाएगा अल्फा L प्लस 4 अल्फा L, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 5 अल्फा L डिवाइडेड बाई 3L, L से L कटा 5/3 अल्फा। तो 5/3 अल्फा यहाँ से आंसर आ जाएगा। दिस इज थर्ड ऑप्शन। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया, एक टेबल दिया अच्छे से। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हम लोगों को करने अभी इस चैप्टर में, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है ना, आदत डाल लो। ओके, सो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, यहाँ पे हमें रोड A1 A2 A3 A4 दिया है, सभी की लेंथ दे रखी है, सब में डेल्टा टी दिया है, डेल्टा एल दिया है। हमसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम अल्फा किसका होगा। तो आप अल्फा का एक फॉर्मूला समझ लो ध्यान से कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो हम अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्टली अगर हम ध्यान से देखें, अल्फा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल, है ना, डेल्टा एल बाई एल और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो हम सभी के लिए निकाल लेते हैं। पहली रोड के लिए मैं अल्फा 1 निकाल लेता हूँ, तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल कितना है उस केस में जल्दी से देखो 1, और एल कितना है उस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे वो भी 1 है, ये इसकी लेंथ हो गई। और डेल्टा टी कितना है यहाँ पे 100 है, यानी कि ये 10 की पावर -2 हो गया। ठीक है, डेल्टा एल मेरा 1 है, एल नॉट मेरा 1 है, डेल्टा टी मेरा 100 है, तो 10 की पावर -2 नजर आ रहा है। ऐसे ही हम अल्फा 2 की बात कर रहे हैं, ऐसे हम अल्फा 2 की बात करें तो डेल्टा एल कितना है उस केस में हम लोगों को दे रखा है 2, है ना, वो हमें दे रखा है 2, और नीचे देखा जाए लेंथ कितनी दे रखी है हमें 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है वहाँ पे 100, यानी कि ये 2 × 10 की पावर -2 हो गया। अल्फा 3 निकालो, इसके लिए डेल्टा एल कितना दे रखा है हम लोगों को 3, ठीक है ना, और अगर हम ध्यान से देखें ये कितना दे रखा है 1.5, लेंथ कितनी हमारी दे रखी है 1.5, जिसको 3/2 कह सकते हो। और अगर हम ध्यान से देखेंगे डेल्टा टी हमें दे रखा है 50। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, आप 2 से इसको काट सकते हो 25, यानी कि आ गया 1/25। आप इसको 4 × 10 की पावर -2 लिख सकते हो। और लास्ट हमारा अल्फा 4, लास्ट हमें क्या निकालना है अल्फा 4 कैलकुलेट करना है। अल्फा 4 कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2.5, 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हो, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2, जैसे मैंने 1.5 को 3/2 लिखा था। और यहाँ पे ये कितना है 20, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना है 20, हाँ डाल दिया वो हमने, सॉरी, ये आ जाएगा हमारा, अब कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 × 2 डिवाइडेड बाई 100, यही आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये 4 और नीचे हो जाएगा 5 × 20, ये हो गया 100, और ये 2 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 8 × 10 की पावर -2। तो आप कंपेयर करो सबसे ज्यादा किसके लिए अल्फा आया है, ऑब्वियसली चौथी रॉड के लिए, यानी कि A4, चौथी रॉड के लिए ये सबसे ज्यादा आया है। एक एक करके मैंने सभी के लिए निकाला है, मैंने जस्ट ये फॉर्मूला यूज किया डेल्टा एल बाई एल, यानी कि सभी के लिए। पहले के लिए मैंने 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया। दूसरी वाली के लिए 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया। तीसरी वाली के लिए 3 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 3 डिवाइडेड बाई 1.5 को 3/2 लिखा, 2 ऊपर चला गया, 3 से 3 कट गया, और डिवाइडेड बाई 50 था, है ना, तो यहाँ से इसको 1.25 1/25 भी लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर -2 × 100/25, 4 × 10 की पावर -2। ऐसे अल्फा 4 कैलकुलेट करा, 4 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 × 20 100 आ जाएगा, तो 8/100, 8 × 10 की पावर -2। कंपेयर करो, सबसे ज्यादा हमारे लिए 4th रोड के लिए आया। ठीक है, सो आज यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है। आज के इस पूरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को सबसे पहले थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन समझाया, थर्मोमीटर क्या होता है, हीट के बारे में समझाया, थर्मोमीटर में हम लोग मर्क्यूरी को ही यूज करते हैं, क्यों करते हैं, थर्मोमीटर कैसे भी बना सकते हो अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी पता है जो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। रेजिस्टेंस भी करता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जहाँ रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी थर्मोमीटर बनाया, मैं आपको कराऊंगा लेटर ऑन। बट अभी आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर में याद रखें
लिक्विड ग्लास थर्मामीटर, जिसमें हम मर्क्यूरी इन ग्लास पढ़ा है हम लोगों ने। यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टी को ही यूटिलाइज किया गया है थर्मामीटर की। क्यों मर्क्यूरी ही यूज किया गया, उसके कुछ हमने रीजंस बताए थे। ये स्टिक नहीं करता, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है अल्फा की हाई होती है, ज्यादा एक्सपेंशन देता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने इसमें देखा था कंस्ट्रक्शन करना, थर्मामीटर को कंपेयर करना। यहाँ लोअर फिक्स पॉइंट हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया था, और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम ध्यान से देखेंगे वाटर का लिया था अपर फिक्स पॉइंट हम लोगों ने। और यहाँ से हम लोगों ने तीनों स्केल को आपस में रिलेट किया, उनके ग्राफ बनाए। अगर आप ध्यान से देखो ग्राफ हम लोगों ने देखे थे, उनके स्लोप देखे थे, उनके इंटरसेप्ट को देखा था, एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना सीखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि लिक्विड हो सॉलिड हो, जैसे भी अगर हम किसी मटेरियल को देखें उसको हीट करते हो तो वो एक्सपेंड क्यों करता है, उसके एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये ग्राफ एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता। लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था, एंड देन इनके बीच का रिलेशन का रेशियो अल्फा बीटा गामा। एरियल एक्सपेंशन बीटा से और वॉल्यूम एक्सपेंशन हम गामा से लिख रहे हैं। बीटा मेरा 2 टाइम्स अल्फा, गामा मेरा 3 टाइम्स अल्फा होता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे, ठीक है। सो होमवर्क में मैं आप लोगों को कहूंगा आप मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर सकते हो, है ना। मॉड्यूल में अगर हम एक्सरसाइज 1 की बात करें तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप थर्मोमीटर वाले जो भी क्वेश्चन आपको नजर आए थर्मोमीटर से रिलेटेड वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अभी लीनियर एक्सपेंशन हम और पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, सारे नहीं होंगे, इसलिए मैं कहूंगा अभी आप ये करें, प्लस आप डीपीपी को अटेम्प्ट करें। जो भी आपको डीपीपी 1 मिले आप इसको अटेम्प्ट करें। आज यहीं तक रखते हैं, सेशन फुली पैक था एकदम। गर्मी आ गई होगी, थर्मल है, गर्मी तो आई जानी चाहिए। और आज के सेशन के बाद आप लोग ये जब क्वेश्चंस कर लें, इसके बाद हम अगले सेशन में बढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।